ओके, सो कंटिन्यूइंग विथ इन एएस 16, मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 24। किया आप लोगों ने ट्राई? क्या लग रहा है, सही है गलत है? ओके, एक 22 सही है, कंफर्म। 24 ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ। ओके, तो चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, देन विल मूव अहेड। An entity has a nuclear plant and related a decommissioning liability. The nuclear plant has started operating on 1st April 21. The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was 1,20,000, which included an amount of decommissioning cost of 10,000. इसके अंदर 10,000 है, which represents 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years discount at the rate of 5%. Basically, आपकी decommissioning liability कितनी थी? 70,400। आपकी लाइब्रेरी कितनी थी? 70,400। उसको उसने 5% डिस्काउंट किया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। और वो बोल रहा है ये इनिशियल कॉस्ट में 10,000 है। अगर नहीं रहता तो क्या आप ऐड करते? यस, हम ऐड करते। उसने ऐड करके दिया, बिल्कुल सही किया। मतलब बेसिकली प्लांट का कॉस्ट था 1,10,000 और उसने 10,000 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लाइब्रेरी किया, जिसको एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 70,400, जो उसको 5% पे उसने रिड्यूस किया, 40 साल तक किया। उसने फैक्टर नहीं दिया, सीधा अमाउंट दे दिया 10,000। हमने कहा ठीक है, ये हो गया। आगे, द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल होने के बाद, द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग लाइब्रेरी हैज डिक्रीज्ड बाय 8,000। उसने डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, लेकिन अभी नहीं, 10 साल बाद। आप मुझे बता सकते हो 10 साल बाद आपका एसेट की वैल्यू और 10 साल बाद आपके प्रोविजन का अमाउंट कितना रहा होगा? द डिस्काउंट हैज नॉट बीन चेंज्ड, डिस्काउंट को चेंज नहीं हुआ है। एग्जामिन हाउ द एंटिटी विल अकाउंट फॉर द अबव चेंजेस इन डीकमीशनिंग इन द 11th ईयर इफ इट एडॉप्ट्स कॉस्ट मॉडल। तो प्लीज ध्यान दीजिए उन्होंने क्या बोला है एग्जैक्टली। सबसे पहले तो 1,20,000 लिया उसने, राइट? और लाइफ कितनी बोला था उसने? 40 ईयर्स, राइट? 40 ईयर्स, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन कितना होगा? आप बोलोगे 3 साल, बराबर है क्या ये? आप बोलोगे 3 साल, 1,20,000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 40, सॉरी, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 40, एक साथ कर लें 10 साल का, तो 10 ईयर्स का मैंने एक साथ निकाल लिया, कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 30,000। मतलब अगर आप बोलोगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, कैरिंग अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 90,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अभी प्रोविजन की बात करते हैं। 10 साल के बाद चेंज कराना है तो प्रोविजन की बात चालू हो जाएगी। तो आपका प्रोविजन कितना था पहले फर्स्ट एंट्री में? कहने से 10,000। क्या आपने हर साल उस पर 10% ब्याज जोड़ा, सॉरी 5% ब्याज जोड़ा होगा, राइट? तो आपने 5% जोड़ा होगा इंटरेस्ट, तो 5% के हिसाब से कितना आया होगा? अच्छा, आपने 5% ऐड कर दिया। मुझे सिर्फ एक साल का, तो फिर बना के बात करेंगे। तो आप बोलोगे 500, मतलब क्लोजिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,500। कहने से ऐसे 10 साल आपने 5% ऐड किया। बेसिकली आपने क्या किया? 10,000 और प्लस 5% 10 साल किया, मतलब आपने क्या किया? बेसिकली 1.05 को पावर 10 कर दिया। एड 5%, एड 5%, एड 5%, एड 5%, ऐसे 10 साल किया। 10 साल बाद आपकी प्रोविजन की अमाउंट कितना हो गया? 16,289। क्लियर है? 10 साल बाद। बेसिकली अब मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। मैं इसको रिड्यूस कितना करना चाहता हूँ? रिड्यूस बाय 8,000 बोला है ना उसने? यस, रिड्यूस्ड बाय 8,000। तो आपको 8,000 कम करना है। और कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है वो? कॉस्ट मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट या फिर रिवैल्यूएशन, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उसने कॉस्ट बोला है, राइट? अगले क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का मतलब समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे उसने रिड्यूस किया, रिड्यूस बाय कितना किया? रिड्यूस बाय 8,000। तो आपका प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। प्रोविजन एज विच बैलेंस? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। तो व्हाट इज द जर्नल टू बी पास्ड? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग टू पीपीई। कितना कम करना है? 8,000। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, जितना हमने कल कैलकुलेट किया था उतना करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको सीधे सीधे 8,000 कम करना है और पीपी के कॉस्ट में से माइनस करना है। क्या 8,000 यहाँ से माइनस होगा? राइट, लेस। रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो पीपी से, कितना? 8,000। आइडियली उसने पूछा नहीं है ये चीज, लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं। अब मेरा वैल्यू कितना हो गया? कहने से अब मेरा वैल्यू 82 हो गया। और अब मैं इसको डेप्रिसिएट कितना करूंगा अगले साल 11th ईयर में? तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर 11th ईयर? तो कहने से इट विल बी 82। अब लाइफ कितनी बाकी है? 30 ईयर्स, विच विल बी 2,733। इज द पॉइंट क्लियर? सो बेसिकली उन्होंने ये पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये जनरलिटी पूछा है आपको। शायद क्या पूछा है उसने? और हाँ बेटा, तो आइडियली अब अगर आगे हम बात करें, एग्जामिन हाउ द एंटिटी विल अकाउंट फॉर द अबव। अब हमने को सब कुछ बताना है उसको। अकाउंट फॉर द अबव उसने बोला नहीं क्या क्या बताओ, तो मैं उसको सब कुछ बताऊंगा। कैन आई से द डेप्रिसिएशन फॉर 11th ईयर विल बी 2,733।
and the amount of provision to be shown in balance sheet. अब कितना रहेगा? कहने से 8289 कैसे? क्योंकि वो 16,289 से 16,289 से 8,000 कम किया, तो वो कितना करेंगे? 8289 एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई इन बैलेंस शीट कितना देखेगा? माइनस करो इसको, इट विल बी 17,9,267. इज द पॉइंट क्लियर? बस इस तरह आप शो करोगे तो आप, और अगर आप चाहोगे तो आप बता भी सकते हो डेप्रिसिएशन टू बी शोन इन पीएनएल, डेप्रिसिएशन शोन इन पीएनएल इन 11th ईयर. इन 11th ईयर कितना शो किया आपने? 2733. बेसिकली उसने बोला है हाउ टू अकाउंट, तो मैं बोलूंगा कि अकाउंट कैसे कर रहा हूँ मैं. डेप्रिसिएशन शो कर रहा हूँ 2733, मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा 79,267, मेरा अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी 8289. इज द पॉइंट क्लियर? आइडियली हमें ये सब करना चाहिए. क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24. ओके 22 सॉरी 24 की बात करते हैं. ये भी होमवर्क दिया था मैंने आपको. 24 की बात करते हैं. क्या बोल रहा है? कंपनी एक्स बिल्ड्स अ न्यू प्लांट दैट वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1st April 21. The cost to construct the plant was 1.5 crore. The estimated useful life of the plant is 20 years and the company X accounts for the plant using the cost model. Again the word used is cost model. कितने का है? 1.5 करोड़ का. ये कहने से ब्रॉट है, मतलब इतने में ही खरीदा आपने. कंस्ट्रक्ट द प्लांट. ठीक है. The initial carrying amount of the plant include बोल रहा है वो, an amount of 10 lakh for decommissioning which was determined using a discount rate. और आपने डिस्काउंट रेट ऑलरेडी कर दिया. कितना था मालूम नहीं है, आपने प्रेजेंट वैल्यू पे ही बताया कि हमें प्रेजेंट वैल्यू पे ही चाहिए था. मतलब आइडियली अगर देखा जाए तो कॉस्ट था 1.4 प्लस 10 लाख रुपए इसका प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर? आगे विच वॉज डिटरमाइंड एट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10% ऑन 31st March 22. कितने साल बाद? एक ही साल बाद. एक साल बाद. प्लीज बताइए एक साल बाद आपका प्रोविजन का अमाउंट कितना हो जाएगा? क्या ये 10 लाख में आप अनवाइंडिंग ऐड करोगे? फाइनेंस कॉस्ट 10 एक साल का कितना परसेंट? 10%. मतलब कितना हो जाएगा? 11 लाख. कंपनी एक्स रीमेजर्स द प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टू 13 लाख. 2 लाख बढ़ा रहा है. 2 लाख बढ़ा रहा है. क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे? क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल है. क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे? यस. तो एंट्री क्या बनेगी? पीपी टू प्रोविजन कितना? 2 लाख रुपए. दैट्स इट. प्रोवाइड नेसेसरी जर्निटी एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31st March 22 फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डीकमिशनिंग. डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना है. तो डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री क्या रहती है बेटा? कहने से ये 31st March पे 31st March 20. अच्छा एक काम करते हैं, ऑल तो पूछा नहीं है, मैं वो भी एंट्री करके देता हूँ आपको. 1421 में जब आपने परचेस किया होगा, नॉट रिक्वायर्ड है ये, मैं नॉट रिक्वायर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे. जब आपने परचेस किया होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी प्लीज बताइए. एक नॉर्मल एसेट परचेस करने की एंट्री क्या रहती है? तो आपने एंट्री किया होगा पीपीई टू बैंक ऑब्लिक वेंडर, ऐसे किया होगा आपने. और टू आपने लिखा होगा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. बराबर? याद आ रहा है ये एंट्री किया था अपन ने. ये नॉट रिक्वायर्ड एंट्री है. ये आ गया 1.5 करोड़, ये आ गया 1.4 करोड़ और ये आ गया 0.1 करोड़ दैट इज 10 लाख. इज द पॉइंट क्लियर? नाउ दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड वर्क. उन्होंने 31st March की पूछा है. तो 31st March में प्लीज बताइए एक नॉर्मल लाइफ कितना बोला है उसने? 20 साल. तो क्या आपने डेप्रिसिएट किया होगा? यस. एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहती है? तो एंट्री रहती है डेप्रिसिएशन टू, नहीं बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्या कर रहे हो आप? आपको याद आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो बेसिकली हम एसेट को अभी चार्ज नहीं करते हैं. वी ऑलवेज चार्ज टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन. दिस इज द पॉइंट राइट. अब हम बड़े हो गए, अभी हम डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करते हैं, हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन करते हैं राइट. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना रहेगा प्लीज बताइए? इट विल बी 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 20 ईयर्स. माइनस स्क्रैप करते हैं तो स्क्रैप था नहीं यहाँ पे. कितना आ रहा है? 0.075 करोड़. समझ में आ रहा है? यस. उसके बाद जब आपने अनवाइंडिंग किया होगा, अनवाइंडिंग की एंट्री आई होगी. यस अनवाइंडिंग की एंट्री भी आई होगी. आपको याद है अनवाइंडिंग कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ. ओपनिंग, इंटरेस्ट एट द रेट 10% एंड क्लोजिंग. याद आ रहा है? तो ओपनिंग कितना था? 10 लाख रुपीज. क्या आपने 10% ऐड किया होगा? यस 1 लाख ऐड किया होगा. तो आपका अमाउंट कितना हो गया होगा? 11 लाख रुपये. समझ में आ रहा है? तो आपने अनवाइंडिंग कॉस्ट इसकी एंट्री क्या की होगी? 1 लाख रुपये की एंट्री. क्या ये आपके लिए ब्याज है? तो आपने किया होगा फाइनेंस कॉस्ट या फिर आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो. टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग राइट. कितना? 1 लाख रुपीज. अब आइडियली आपके बुक्स में प्रोविजन कितना दिखेगा? तो आप बोलोगे सर 11 लाख रुपए, लेकिन मैंने आपको बोला इसको 13 लाख करो. प्रोविजन को और बढ़ाना है, प्रोविजन को और बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा और आप कॉस्ट को चार्ज करो बिकॉज आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया. तो 31st March के दिन आपको वापस से प्रोविजन करना पड़ेगा. आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? पीपीई टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. आप क्या करोगे? उसके कॉस्ट को बढ़ा दोगे. कितने से बढ़ाओगे? 2 लाख रुपये से. 2 लाख कहाँ से आया बेटा? ये
तो कहने से 13 लाख की बात हुई थी, लेकिन 11 लाख आपकी बुक्स में दिख रहा है, तो 2 लाख बढ़ा दो आप। इज द पॉइंट क्लियर? हो गया आपका आंसर। तो बेसिकली आपको ये 3 एंट्रीज करनी थी, बेसिकली आपको ये 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? अगर नहीं किया है तो ये एंट्रीज लिख के रखो। पूछा है डेप्रिसिएशन? नहीं, 31 मार्च 22 का ही पूछा है सिर्फ। हाँ, तो 31 मार्च को मैंने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना। ये जो अगला डेप्रिसिएशन होगा वो अगले साल चार्ज होगा। अच्छा मुझे बताओ अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा बताओ? नेक्स्ट ईयर मतलब आपका डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा? तो कहने से आपने कॉस्ट चेंज कर दिया बेटा। अब कॉस्ट हो गया कितना? आपको समझ में आ रहा है कि रिवैल्यूएशन हुआ है? ये रिवैल्यूएशन हुआ है तो कितना होगा बेटा? तो यहाँ पे पहले 1.5 करोड़ था, इसमें से 0.075 माइनस हुआ, वैल्यू कितनी हो गई? 1.425 राइट। इसमें आपने ऐड किया 0.02 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 1.445 राइट। अब इसकी लाइफ कितनी बाकी है? 19 साल। तो 1.445 डिवाइड बाय 19 जो भी आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? आइडियली पूछा नहीं था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। रिवैल्यूएशन कर चुके ना ऑलरेडी। रिवैल्यूएशन के हमने 8-10 क्वेश्चन किए थे ऊपर ऊपर राइट। तो जब रिवैल्यूएशन होगा वहां से आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का? ओके ओके। अब क्वेश्चन नंबर 23, इसको स्टार मार्क करके रखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने, बड़ा भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है और ये LDR पे आ जाएगा अपना लास्ट रिविजन, ठीक है। अब अच्छे से समझ लेते हैं क्या ये पॉइंट। सबसे पहले लास्ट एकदम लास्ट वर्ड पढ़ रहा हूँ, क्या ये? रिवैल्यूएशन मॉडल। अब रूल ये बोलता है कि इफ वी रिवैल्यू द एसेट इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन मॉडल राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन मॉडल। देन द चेंज इन provision for decommissioning if any in future years, if any in future years will be adjusted against revaluation reserve and not the cost of PPE and not the cost of PPE, क्योंकि हमने कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं किया अभी। मतलब अब अगर आपको प्लस माइनस करना है कुछ तो आप जो भी प्लस माइनस करोगे, प्लस करो या माइनस करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करोगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये रिवैल्यूएशन मॉडल है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं इंक्रीज द प्रोविजन, तो एंट्री क्या रहेगी? प्रोविजन बढ़ाना है बेटा आपको, तो प्रोविजन बढ़ाना है। प्रोविजन एज विच बैलेंस? क्रेडिट, तो प्रोविजन क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको करोगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व को। मतलब आप रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करोगे बेसिकली राइट। लेकिन अगर डिक्रीज द प्रोविजन आया तो प्रोविजन कम करना है, तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे आप? रिवैल्यूएशन को। क्या ये पॉइंट क्लियर है? टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्लीज ये लिख के रखिए। तो रूल ये बोलता है, अब तक जो हमने रिवैल्यूएशन किया था, कल से लेके जो हम रीएस्टिमेशंस कर रहे थे राइट, वो हम कॉस्ट में एडजस्ट कर रहे थे। पीपी का कॉस्ट बढ़ा दो, पीपी का कॉस्ट कम कर दो। लेकिन अब उसने क्लियर बोल दिया, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करोगे उसको, ना कि आप कॉस्ट में एडजस्ट करोगे। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। क्लियर पॉइंट? क्वेश्चन रीड करें भाई। ओके, प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा है और अच्छा क्वेश्चन है। An entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. The nuclear plant started operating on 1st April 21 की बात कर रहे हैं right? The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was 1,20,000. This included an amount of decommissioning cost of rupees 10,000, which represents 70,400 in estimated cash flows
डिस्काउंटेड एट द एडजस्टेड रेट ऑफ 5%, मतलब वही जो पहले वाला केस था, राइट। मतलब 1,20,000 में उसने 10 ऐड किया था, अगर वो नहीं करता क्या आप ऐड करते? द आंसर इज यस। कौन सी वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। उसने प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट अमाउंट देके रखा है, राइट। तो 70,400 फ्यूचर कैश फ्लोस था, आपने प्रेजेंट वैल्यू पे ला लिया 10,000, क्या वो इसके अंदर इंक्लूडेड है? यस। तो मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर एसेट? 1,20,000, बराबर। आगे, द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स 31 मार्च, यहां तक क्वेश्चन आपका सेम था। अब वो क्या बोल रहा है? Assume that the market-based discounted cash flow valuation of 1,15,000 is obtained on 31st March 2014. सबसे पहले कितने साल बीत चुके हैं वो चेक करो। 2021 की बात की, 2022 में 1 साल हुआ, 2023 में 1 साल हुआ, 31 मार्च 2024 में 1 साल हुआ। कहने से 3 साल बीत गए, उसके बाद की बात कर रही है। 3 साल होने के बाद उसने क्या बोला? Assume that the market-based discounted cash flow valuation is 1,15,000 obtained, मतलब आपको रिवैल्यू करना है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई है? 1,15,000। दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट विच रिप्रेजेंट्स नो चेंज इन द ओरिजिनल एस्टिमेट आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ 3 years डिस्काउंट। वो क्या बोल रहा है? इसके अंदर ये एक्सक्लूड किया आफ्टर डिडक्शन। मैंने कहा यार आफ्टर डिडक्शन थोड़ी क्या है, मुझे तो डीकमिशनिंग चाहिए ना उसके अंदर। तो एक्चुअल में फेयर वैल्यू कितना था? कहने से 1,26,600। आपने क्या किया? आपका फेयर वैल्यू कितना आया? 1,26,600। उसमें से आपने बोला दिस वाज आफ्टर अलाउइंग, दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमिशनिंग, मतलब आपने इसमें से प्रोविजन डीकमिशनिंग माइनस किया, कितना? 11,600। और आपने वैल्यू बताया कि सर 1,15,000 है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी चलेगा यार, मुझे डीकमिशनिंग का कॉस्ट ऐड करके दो, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि हम डीकमिशनिंग ऐड करते हैं, राइट। तो कहने से द फेयर वैल्यू वाज 1,26,600। कब? ऑन 31st मार्च 2024। और आगे उसने हिंट क्या दिया है? उसने बोला which represents no change to the original estimate after the unwinding of 3 years discount, मतलब डीकमिशनिंग में कोई बदलाव नहीं आया। डीकमिशनिंग कुछ बदलाव आया है क्या? नहीं, डीकमिशनिंग वैसा ही है। अब मुझे बताओ डीकमिशनिंग पहले कितना था? 10,000। क्या आपने हर साल 10% ऐड किया होगा? प्लीज बताइए। सॉरी 5%। 5% कितने साल ऐड किया होगा? तेरह से 3 साल। तो प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% कितना आ रहा है? 11,576। कहने से उसने राउंडिंग ऑफ करके दिया मुझे, और उसने ये साथ में हिंट भी दे दिया। अब अगर आसपास आया ना उसको राउंड करना शुरू करो। ये हिंट उसने खुद दे दिया, मतलब एक्चुअल में अपना आंसर आया था 11,576, जो उसने बोला 11,600 है, मतलब वो राउंडिंग ऑफ करके दे रहा है आपको। तो आप भी राउंडिंग ऑफ करना शुरू कर दोगे इस क्वेश्चन में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। आगे तो एक बार अब कर लें क्या रिवैल्यूएशन 31 मार्च 2024 तक। यहाँ तक क्या हुआ पहले वो करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया एग्जैक्टली? तो कहने से आई परचेज ऑन 1,421, कितने में? 1,20,000 में। क्या आपने 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24 पे डेप्रिसिएट किया होगा? यस और नो? यस। उसकी लाइफ थी 40 साल, उसकी लाइफ थी 40 साल, 40 ईयर्स। कैन यू प्लीज टेल मी आपने डेप्रिसिएट हर साल कितना किया होगा? 3,000, 3,000 और 3,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो? यस। अब एक साथ ना मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आपको, तो प्लीज ध्यान देना। अब मुझे बताइए 31 मार्च 2024 में इसकी WDV कितनी हो गई? 1,11,000। इज द पॉइंट क्लियर? अब अपन प्रोविजन की बात करते हैं, ठीक है। 1,421 में आपका प्रोविजन अमाउंट कितना था? प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, कहने से वो 10,000 था। क्या आपने हर साल इसमें 10% ऐड किया होगा? यस, 10% ऐड किया होगा डीकमिशनिंग फाइनेंस कॉस्ट का, राइट। तो प्लीज बताइए 31 मार्च 2022 में आपने फाइनेंस कॉस्ट कितना ऐड किया होगा, जिसको हम अनवाइंडिंग बोलते हैं बेसिकली, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। कहने से फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट आपने ऐड 10% ऐड 10% ऐड 10% किया होगा, थोड़ा ईज लाने के लिए, बराबर है क्या? क्या सॉरी 5%, आई एम सो सॉरी, वो 10% की आदत हो गई मुझे। 5%, 5% एंड 5%। क्या आपने फाइनेंस कॉस्ट ऐड किया होगा हर साल? यस, 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24। और ये आने के बाद अपना आंसर आ रहा है 11,576, जो इन्होंने राउंड ऑफ करके दिया है। समझ में आ रहा है? 11,600 और मैं यहां लिख रहा हूं राउंडेड ऑफ गिवन, तो आपको समझेगा कि राउंड कैसे आया ये। इट इज गिवन, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने दिया ये, और उसने क्लियर बोला है देयर वाज नो चेंज इन दिस। क्लियर पॉइंट? तो कहने से दिस वाज 31 मार्च 2004 पे दिस वाज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, दिस वाज प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग शोन इन बैलेंस शीट। समझ में आया? और इस दिन पहली बार उसने बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उसने कहा
कि फेयर वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड वाला पॉइंट, ये ना इसको अलग ही कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। ओके, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ ऑन 31 मार्च 24 फेयर वैल्यू ऑफ पीपी कितना था, एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, एक्सक्लूड करके कितना था, 1,15,000 बोला उसने, बराबर। उसकी फेयर वैल्यू, हमने बोला यार डिडक्ट थोड़ी करेंगे, हम तो इंक्लूड करते हैं, तुम डिडक्ट क्यों कर रहे हो, उसको इंक्लूड करो। तो कहने से एड प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, कितना था प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एज ऑन 31 मार्च 2024, बराबर। कितना था 11,600, मतलब मेरे हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू कितनी बनेगी, 1,26,600। कहने से दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। कब की बात है ये, ऑन 31 मार्च 2024, बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसको रिवैल्यू करना पसंद करोगे फिर अभी, क्योंकि वर्ड यूज किया रिवैल्यूएशन मॉडल। आपके बुक्स में अभी 1,11,000 दिख रहा है, क्या आप उसको रिवैल्यू करोगे? यस, बिल्कुल रिवैल्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड करूं प्लीज बताइए, कितना, कहने से 15,600, सो एज टू मेक इट 1,26,600। इज द पॉइंट क्लियर? क्या ये लॉजिक क्लियर है? प्लीज बताइए, क्या ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, रिवाइज्ड सीए, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, बराबर। कब का ये, 1/4/24 का, बराबर। प्लीज बताइए यहाँ पे लाइफ कितनी पेंडिंग है मेरी, 37 ईयर्स मेरी लाइफ पेंडिंग है, यस और नो? यस। क्या आप एक साल और अनवाइंडिंग करना प्रेफर करोगे इसको अभी, अगले 31 मार्च 25 पे आना है ना अपने को, 25 पे आना है, राइट। प्लीज बताइए सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 31 मार्च 25 पे इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3,4,2 तो 3,420 कर दूं अभी, क्यों? उसने राउंड ऑफ किया, मैं भी करूंगा, मैं क्यों पॉइंट में लिखूं अभी, राइट। कितना हो जाएगा, 3,420, मैं यहाँ लिख रहा हूँ राउंडेड ऑफ, ठीक है। वो समझेगा आपको कि अपन ने क्या किया है, समझ में आया क्या, कैसे निकाला 3,420, पहले समझाओ मुझे। तो मैंने किया 126,600 डिवाइड बाय 37 ईयर्स, बराबर ना। अब लाइफ 37 बाकी है, राइट। क्या एक साल अपन ने अनवाइंडिंग भी किया होगा, क्या अपन एक साल और जोड़ेंगे, एड फाइनेंस कॉस्ट, जिसको अपन नॉर्मली अनवाइंडिंग बोलते हैं। कितना, 5% जोड़ा, राइट। प्लीज बताओ 5% पे ये ऐड करके सीधे सीधे मैं यहाँ लिख दूँ, ऐड 5%, राइट। 12,180 एग्जैक्ट आ रहा है क्या, तो अपन इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, 12,180। ये कब का है, 31 मार्च 2025, बराबर है क्या। ओके, अब 31 मार्च 25 पे क्या क्या दिख रहा है आपको एक बार बता दो। आपका कैरिंग अमाउंट कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है प्लीज बताइए, 123,180। इज दिस द कैरिंग अमाउंट, कब का ये, 1/4/25 बोलो या 31 मार्च 25 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और इसी दिन मेरा प्रोविजन कितना दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कितना दिख रहा है, 12,180। एंड उसी दिन मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है, राइट। लिखोगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस या फिर रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2024 कितना आया था, 15,600। याद आ रहा है कि रिवैल्यूएशन किया था, जल्दी नहीं तो बताओ रिवैल्यूएशन करने की, बराबर है बेटा। पीपीई टू रिवैल्यूएशन, मैं सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व कर रहा हूँ, बेसिकली ये ओसीआई के थ्रू हो जाता है, फिर रिमेंबर ओसीआई, राइट। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एंट्री हुई होगी, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी खत्म हो गई अपनी, यहाँ तक समझ में आया क्या पूरा? अब आगे वो क्या बोल रहा है देखो, यहाँ तक स्टोरी अपनी खत्म हो गई। अब वो 31 मार्च 25 की बात कर रहे हैं, यहाँ से अपन आगे रीड करते हैं क्या हुआ। द एंटिटी एस्टिमेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज डिक्रीज्ड बाय 5,000। अब वो किसको डिक्रीज कर रहा है, डीकमीशनिंग लायबिलिटी को 5,000 से कम कर रहा है। प्लीज बताइए लायबिलिटी आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है, प्रोविजन कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट करेंगे, और इसका 5,000 डिफरेंस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, बराबर है क्या। अब पीपी को हाथ नहीं लगाना, पी को हाथ लगाना अलाउड है क्या, नहीं। कितना, 5,000,
कब किया उसने ये? 31 मार्च 25 को। चेंज करें इसको तो प्लीज बताइए अब ये कितना डिक्रीज हुआ? लेस डिक्रीज्ड 5000 बराबर। तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई? 7180। समझ में आया क्या ये? अब मेरी वैल्यू दिख रही है प्रोविजन 7180 और इसका जर्नल एंट्री भी यहाँ पे बता दो मुझे क्या रहेगा जर्नल एंट्री। प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम। प्रोविजन एज विच बैलेंस? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों? समझ में आया क्या? क्योंकि इट वाज रिवैल्यूएशन मॉडल। कितना? 5000। प्लीज बताइए रिवैल्यूएशन बढ़ गया या कम हो गया? अच्छे से देखो, क्रेडिट हुआ है, रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ गया। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ये जो अमाउंट दिख रहा था रिवैल्यूएशन रिजर्व का, कब दिख रहा था ये? 31 मार्च 24 में। कहने से ये बढ़ गया अभी। ऐड कब ऐड हुआ ये? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डिक्रीज्ड बराबर ना। ये डिक्रीज हुआ तो उल्टा मेरा रिजर्व बढ़ गया। कितने से? 5000 से। अब कितना हो गया मेरा रिजर्व? 20,600। ये कब की बात है? सो रिवैल्यूएशन रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2025। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है? यस। आगे बात करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, कुछ बाकी है उसमें। The entity decides that a full valuation of the asset is needed as on 31st March 25। उसने बोला अब ये क्योंकि डीकमीशनिंग ऊपर नीचे हुआ तो फिर से रिवैल्यू करना लग रहा है उसको। In ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value, the asset is now valued at 1,07,000, which is net of an allowance for reduced decommissioning obligation। इसको फिर से उसने नेट किया। मैंने कहा फिर तूने नेट कर दिया, मुझे एक्सक्लूड नहीं करना है, मुझे उसको इंक्लूड करना है, राइट? तो 1,07,000 उसकी फेयर वैल्यू है, विच इज नॉट इंक्लूडिंग द डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग अभी कितना है अपना? 780। कैन यू प्लीज टेल मी अब मेरा फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एज ऑन, कब की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 25। कितना आ रहा है? 1,07,000। कहने से उसमें ऐड करना चाहिए अपन ने। ऐड प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। कितना प्रोविजन है? कब की बात है ये? 31 मार्च 25 की बराबर। कितना? 7180। प्लीज बताइए मेरा टोटल फेयर वैल्यू कितना हो गया? 114,180 बराबर है क्या ये? कहने से दिस इज माय टोटल फेयर वैल्यू। टोटल फेयर वैल्यू बराबर एज ऑन 31 मार्च 2025। ये फेयर वैल्यू है। अब मुझे बताओ इसको बढ़ाना है या कम करना? कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए डू यू हैव रिवैल्यूएशन रिजर्व? यस। तो लेस ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करेंगे, राइट? कितना? 9,000। तब जाके फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा? 1,14,180। कहने से दिस इज द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन 1/4/25 या फिर आप 31 मार्च 25 बोल सकते हो। और ये 9,000 का इंपैक्ट किस पे पड़ा? रिवैल्यूएशन रिजर्व पे। कहने से दिस इज डिक्रीज इन पीपी। कितना? 9,000। अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? 11,600। इज द पॉइंट क्लियर? 11,600। दिस इज द रिवैल्यूएशन रिजर्व एज ऑन अगेन 31 मार्च 25 बोलो या 1 अप्रैल 25 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया क्वेश्चन? बस एक लास्ट सवाल आपसे, आखिरी साल का डेप्रिसिएशन बता दो अभी। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन क्या रहेगा आपसे? अब लाइफ कितनी बाकी है? 36। भी एक साल हुआ ना अभी, 37 के बाद एक ही साल हुआ। अब कितनी लाइफ बाकी है? 36। एनएसएस को डिवाइड बाय 36 करेंगे। लॉजिक समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया ये लॉजिक? यस। अब लिखो जल्दी से। भाई देखो, अगर आपने इसमें कहीं स्किप किया या कहीं मिस किया तो ये पूरा क्वेश्चन गया। ये क्वेश्चन में बने रहना पड़ेगा आपको, लाइन वाइज डेट वाइज, ठीक है? क्वेश्चन को इसलिए मैंने पार्ट्स में रीड किया। और ये क्वेश्चन आपको आज घर पे फिर से करना है। मेरे साथ आपने हाँ में हाँ मिला दिया, आपको एक बार खुद से करना पड़ेगा वापस, ठीक है? डेट्स के साथ। दमदार क्वेश्चन था ये।
क्या? ऑब्वियसली ऐसे ऐसे ही आता है, फाइनल्स में ऐसे ही आता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। शौक अलग अच्छा है ना एमसीक्यूज पे ये वाला हो गया क्या पहला एसेट वाला? अच्छा ये रहने देता हूँ यहाँ पर, बस थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि फिर खैर आगे क्वेश्चन तो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल ही हैं, डिस्कस करना है सिर्फ अपने को। जो मेजर प्रैक्टिकल पार्ट था वो यही था, मेजर पार्ट। यस रोहित नहीं अटक गए क्या आप? कोई समझ में आया? ओके दिस वाज द पॉइंट यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आप सजेस्टेड जो है उसमें कुछ और ही प्रेजेंटेशन हो, आप फाइनल आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है? हो सकता है वो मतलब बहुत बार ना कभी कभार शॉर्टकट ले लेते हैं वो, और कभी कभार एक्सेस लॉन्ग कट ले लेता है, तो कभी कभार 2 सेंटेंस में ख़त्म हो जाता है, ये फाइनल आंसर है, ठीक है? तो आप अपने प्रोसेस से जाओ, अपने मेथड से जाओ जो हमने सीखा है, क्योंकि अगर उनके आंसर समझने जाएंगे इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम।
ऐसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. What will they check? Your final answers, which is this one. Then they will check this one. They will check this one. Final answers. ठीक है, चलो पॉइंट क्लियर है सबको. ओके, मूविंग हेड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया ना आप लोगों का? कुछ रह गया तो बता दीजिए मुझे, या फिर एक सेफ साइड मैं इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ. ठीक है, कुछ रह गया हो बाई चांस तो मिल जाएगा. ओके ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल सी चीज़. मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए. ऑन 1 October 2017, A Limited completed the construction of a power generating facility. The total construction cost was 2 crore. कब की बात है ये? 1 October 17. The facility was capable of being used from 1 October, but A did not bring the facility into use until 1 January. आप लेट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 October से स्टार्ट कर दूंगा डेप्रिसिएशन. राइट, आगे. The estimated useful life of the facility on 1 October was 40 years. Under legal regulations in the jurisdiction in which A Limited operates, there were no requirements to restore the land on which power generating facilities stand to its original site. कोई requirement नहीं था, right? मतलब there was no basically decommissioning liability at the end of the useful life of the facility. However, A Limited has a reputation for conducting its business in an environmentally friendly way and has previously chosen to restore similar land even in the absence of such legal requirements. मतलब मेरे पे कोई दबाव नहीं है, फिर भी ये मेरा रेपुटेशन मैंने बना के रखा है. अगर मैं कहीं भी काम करता हूं तो वो एकदम अच्छे से करता हूं और वापस से सही सलामत करके देता हूं. राइट, आगे. The directors of A Limited estimated that the cost of restoring the land in 40 years time would be rupees 1 crore. A relevant annual discount rate of use in any discounting calculation is 5%. When the annual rate is the 5%, the present value of rupee 1 receivable in 40 years is 0.142. Basically उसने डिस्काउंट रेट दे दिया है. आप ही बताइए ये ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मेरा रेपुटेशन है यहाँ पे, हमेशा से करता हूँ, तो मैं इस बार भी ज़रूर करूँगा. तो अगर मैं करूँगा तो ये मेरी लाइबिलिटी बन रही है. बेसिकली इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइबिलिटी. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने हमेशा से रखा है, मैं मेरी लाइबिलिटी आज भी पूरी करूँगा. राइट, तो मैं 1 करोड़ का 0.142 मेरे कॉस्ट में ज़रूर ऐड करूँगा. इज द पॉइंट क्लियर? प्लीज़ बताइए कितना ऐड करना चाहिए? कितना? 14,20,000. 1 करोड़ को 0.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली 14,20,000. तो अब मेरा फाइनली कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो जाएगा? 2 crore 14,20,000. Is the point clear? Can you please give me the journal entry for the same on first date? To bank or vendor to provision for decommissioning, which is 14,20,000. Okay, आगे क्या बोल रहा है? Analyze and present how the events would be reported in the financial statement of A Limited for the year ending 31st March 18. 31st March 18 में मतलब कहना है से अब एक साल वो पूरा हो चुका है, उसका एंड हो गया. प्लीज बताइए डेप्रिसिएशन कितना, अनवाइंडिंग कॉस्ट कितना, कैरिंग अमाउंट कितना. कॉस्ट तो आ गया 214,20, तो उसको अनवाइंडिंग लगेगा, मतलब फाइनेंस कॉस्ट भी लगेगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा. लाइफ 40 साल है. कितने महीने का निकाला? कितना निकाला? 6 महीने, क्योंकि 14 से आया. राइट, और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का. तो आप इस पे लगाओगे 1420 पे 5% फॉर 6 मंथ्स. दैट्स इट. तो बस आपको वही शो करना है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे. प्लीज बताइए कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले ऑन 1/10/17 कॉस्ट ऑफ पीपी क्या रहेगा? कहने से परचेज प्राइस भी रहेगा. कितना रहेगा परचेज प्राइस? 2 करोड़ और प्लस प्रोविजन फॉर decommissioning at present value. तो कहने से इट विल बी 1 करोड़ into 0.142 बराबर, which is 14,20,000. So basically the total cost of asset, total cost of PPE will be 2 crore 14,20,000 बराबर, less on 31st March 18 depreciation for
6 months। कैसे निकालेंगे? 21420 डिवाइड बाय 40 years इंटू 6/12 बराबर, विच कम्स टू कितना? 750। एंड फाइनली मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 211,52250। कैन आई से दिस इज माई कैरिंग अमाउंट? ठीक है। एंड अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग मतलब कहने से फाइनेंस कॉस्ट, बताइए फाइनेंस कॉस्ट कितना रहेगा? कहने से फाइनेंस कॉस्ट लगेगा प्रोविजन अमाउंट पे, 14,20,000 पे लगना 5% चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ 6 महीने का लगाएंगे। कितना? 35,500। ओके, अब मैं आपसे प्रॉपर हेड्स पूछूं क्या? प्रॉपर हेड्स कहाँ देंगे प्लीज बताइए, ये प्रॉपर कौन से हेड में आता है? यस, तो कहने से ये एनसीए में पीपीई टेंजिबल में आता है, बराबर, क्लियर? ओके, डिप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? पीएनएल में डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, बराबर। ये फाइनेंस कॉस्ट कहाँ जाएगा? अगेन पीएल में जाएगा, कहाँ पे? फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंसेस में फाइनल कॉस्ट में जाएगा। एंड लास्ट में प्रोविजन, प्रोविजन कहाँ शो करोगे? अच्छा, सबसे पहले टोटल प्रोविजन हो कितना क्या वो बताओ। टोटल प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कहने से पहले 14,20,000 था, अभी 35,500 बढ़ गया, तो 1420 प्लस 35,500 कितना हो जाएगा? 1455,500। इसको कहाँ शो करोगे आप? NCL, व्हाट इज NCL? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। समझ में आ रहा है? ये लिख के रखिए प्लीज, ये चारों कहाँ शो होंगे। बेसिकली अगर वो बोलते हैं हाउ विल यू अकाउंट फॉर, तो आपको हेड्स बताना आने चाहिए, कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, पीएनएल में, कहाँ शो करेंगे बताना चाहिए। 25 समझ में आया? ये डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल डेबिट में, इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल डेबिट में, आपका जो एसेट है वो एसेट में जाएगा, लेकिन एसेट में कहाँ पे? एनसीए, व्हाट इज एनसीए? नॉन करंट एसेट, बेसिकली वो फिक्स एसेट है, तो अकाउंट मतलब बैलेंस शीट शेड्यूल 3 आपको बताता है उसको फिक्स नहीं बोलना, उसको एनसीए बोलना, नॉन करंट एसेट, राइट। और जो प्रोविजन है वो आप लॉन्ग टर्म एनसीएल प्रोविजन बताओगे, बेसिकली इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या ये प्रोविजन अगले 40 साल तक कैरी करने वाले हो आप? यस। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन भी है। ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन ये है, बेसिकली देखो ऐसा ऐसा शो कर रहे हो आप, ये बैलेंस शीट है ना, तो आप यहाँ पे पीपी बता रहे हो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे ही कर रहे हो आप, तो आपका ऑटो कॉलम जा रहा है। और आप यहाँ एनसीएल में प्रोविजन बता रहे हो, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। एक और ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, यहाँ से माइनस कर लो, इंस्टेड ऑफ शोइंग ओवर देयर आप यहाँ से ही माइनस करोगे, ये भी प्रेजेंटेशन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, लिखा क्या सबने? अनवाइंडिंग, ओके, सो बेसिकली अब अनवाइंडिंग, ये जो डीकमीशनिंग वाला है ये पॉइंट समझ में आ गया, अभी कॉस्ट मॉडल पे भी समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन का अच्छा वाला क्वेश्चन किया हमने वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी कुछ हटके क्वेश्चन जो दिखने में इतना टफ लगता है कि पूछो मत, अब बोलोगे सर क्या है ये, कहाँ से आया है ये, क्यों आया, राइट। कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो ये सिंपल है, समझते हैं पहले क्या है। ऑन 1st April 17, A Limited assumes a decommissioning liability in a business combination. The entity is legally required to dismantle and remove an offshore oil platform at the end of its useful life, which is estimated to be 10 years. 10 साल बाद आपको ये बाइंडिंग है, मतलब इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना ही पड़ेगा, राइट। अब कितना वो बताया नहीं उसने। A Limited uses the expected present value technique to measure the fair value of the decommissioning liability. Obviously हम present value लेंगे. If A Limited was contractually allowed to transfer its decommissioning liability, मैंने सोचा मैं किसी और को दे देता हूँ, उसको बोल के रखूंगा तू करके देगा मुझे, तुझे जितना पेमेंट चाहिए तो मुझसे ले ले, राइट। तो वो कितना लेगा उसके बारे में बात किया। सो बेसिकली होता क्या है,
आप अंदाजा खुद लगा दो पहले, मुझे वहां पे 10 लाख रुपए लगेगा तो उसकी आज की वैल्यू कितनी। अब उसने बोला एक काम कर, मैं करूंगा ही नहीं, मैं जो लाइबिलिटी मेरे सर पे मैं किसी और को देता हूँ। लेट्स से मैंने शॉन के पास पास ऑन कर दिया कि शॉन ये 10 साल बाद मुझे ये ठीक करना है, तू ठीक करके दे, तू कितना लेगा बता, राइट। अब वो ठीक करने का कितना पैसा लेगा उसके बारे में कुछ बात हुई है। तो यहाँ पे इफ ए लिमिटेड वाज कॉन्ट्रेक्चुअली अलाउड टू ट्रांसफर इट्स decommissioning liability to a market participant, it concludes that a market participant would use the following inputs probability weighted as appropriate when estimating the price it could expect to receive. So basically क्या हुआ, जो मेरे सर पे बोझ था, जो मेरी लाइब्रेरी थी, मैंने शॉन को बोला तू कितना लेगा तू बता दे यार। तो शॉन ने बोला रुको सर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो वो कैलकुलेट क्या करेगा कि वो टाइम पे कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा वो टाइम पे, राइट। तो उसने हिसाब कैसे लगाया उसके बारे में दिया है। तो बेसिकली वो जितना बोलेगा, कहने से वो जितना बोलेगा उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाऊंगा। अगर वो बोलेगा सर 15 लाख तो मैं 15 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा। बेसिकली मैं नहीं करने वाला हूं, मैं उसको पैसे देने वाला हूं। अब ये 15 लाख मुझे 10 साल बाद देना, वो 15 लाख कैसे है वो अपने को निकालना है, राइट। लेबर कॉस्ट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट प्लेस वेजेस adjusted for expectations of future wages increases required to hire contractors to dismantle and remove offshore oil platforms. A Limited assigns probability assessments based A Limited's experience with fulfilling obligations of this type and its knowledge of the market to the range of cash flows estimated as follows. Basically cash flow कितना लगेगा उसकी बात की है, कितना 50,000 लगेगा, उसके प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, तो करके तो मल्टीप्लाई कितना लगेगा 12,500 बराबर, ओके। 62,500 का 50% है, मतलब कितना लगेगा 31,250 और 87,500 का 25% है 21,875. What is the total? 65,625. Can I say this is the expected cash flow? Right? This is the expected cash flow. आगे A Limited estimates allocated overhead and equipment operating cost to be 80% of the expected labor cost. Can I say this is my labor cost? लेबर को इतना पैसा देना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर ये लेबर कॉस्ट है, तो ओवरहेड कितना बोल रहा है वो 80%। तो यहां पर लिखना शुरू कर देता है। तो यहां पे सबसे पहले लेबर कॉस्ट की बात हुई है। अपन क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट वर्किंग नोट बता देंगे, ठीक है। कितना आया ये अपना 65,625। तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी देख के बच्चों को मैथ्स का डर लग जाता है, सर प्रोबेबिलिटी आ गई, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट? वो बोल रहा है 80%। 80% ऑफ व्हाट? ऑफ 65,625 करके तो ऐड 52 फाइन आ रहा है क्या 52 फाइन ना हो गया टोटल 118,125। इतना समझ में आया? ओके, आगे वो क्या बोल रहा है, तो अपना ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, यहाँ तक ये वाला ब्रैकेट भी हो गया। आगे A Limited estimates the compensation that the market participant would require for undertaking the activity and for assuming the risk associated with the obligation to dismantle and remove the assets as follows. उसको क्या लग रहा है, ये तो मेरा अंदाजा है, इतना लेबर लगेगा और इतना ओवरहेड लगेगा। अगर मैं शॉन को बोलूंगा तो इतना पैसा ले लेगा क्या वो, इतना पैसा, वो क्या बोलेगा सर मेरा मार्जिन, उसको भी तो मार्जिन देना है ना अपने को, राइट। A third party contractor typically adds 20% markup on labor and allocated internal cost. So basically वो अपना मार्जिन कितना जोड़ता है 20% किस पे, ऑन लेबर एंड ओवरहेड। मतलब कहने से वो 1,18,000 पे जोड़ेगा। तो ऐड प्रॉफिट मार्कअप कितना 20%। कितना आ रहा है 20%? सिर्फ 20% बताओ 23,625। तो ये ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया 750। कितना आ गया? आगे वो क्या बोल रहा है, तो सो वी आर डन विद दिस ब्रैकेट आल्सो, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड एस्टिमेट्स 5% प्रीमियम on the expected cash flows including the effect of inflation for uncertainty inherent in locking in today's price for a project that will not occur for 10 years। वो क्या बोल रहा है, इस पे 5% प्रीमियम भी लगाना है, लेकिन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बोला है उसने। अभी इन्फ्लेशन ऐड किया है क्या मैंने? नहीं, पहले इन्फ्लेशन भी ऐड करो। सोचो अब क्या बोल रहा है वो, बेसिकली वो बोल रहा है आज की तारीख में अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ आज की तारीख में, तो लेबर लगेगा 65, ओवरहेड लगेगा 52,500 आज की तारीख में, और अगर मैं किसी और पार्टी को दूं तो वो फ्री में नहीं करेगा, वो भी 20% मारेगा उसके ऊपर, तो बेसिकली 141 में हो जाएगा। ये तो आज की बात हुई। जो मैं आज लेबर को दूंगा 10 साल बाद भी उतने लेगा क्या वो? नहीं, वो बोल रहा है सर इन्फ्लेशन एडजस्ट करो, राइट, इन्फ्लेशन एडजस्ट करो। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम कितना दे रहा है वो 5%, सॉरी
वो क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करो और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी ऐड करो ना। estimates 5% premium for the expected cash flows including the inflation of rate for uncertainty inherent in locking in today's price। आज जो मैं ऐड कर रहा हूं हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आप 5% ज्यादा ही पकड़ना पड़ रहा है, लेकिन 5% कब ऐड करना, इन्फ्लेशन लगाने के बाद। आगे वो क्या बोल रहा है, entity assumes a rate of inflation of 4% over the next 10-year period on the basis of available market data। वो क्या बोल रहा है, मेरा जो कॉस्ट रहेगा वो हर साल 4% इन्फ्लेट होगा। तो आप बता सकते हो क्या इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 10 साल बाद। 10 साल बाद कहने से हर साल 4% 4% 4% 4% 4% 4% बढ़ते जाएगा, बराबर। तो कहने से मैं इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड कर दूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, इंटू कर देता हूँ, इंटू इन्फ्लेशन फैक्टर। कहने से 1.04 टू द पावर 10, 0.4% मतलब 4% बढ़ते जाएगा 10 साल। तो मुझे सिर्फ 1.04 टू द पावर 10 बता दो कितना आ रहा है। नहीं इंटू करके सिर्फ फैक्टर बताओ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा वो। 1.04 टू द पावर 10 आता है कि पावर 10। आप डायरेक्ट भी प्लस 10 प्लस 4% प्लस 4% 10 बार कर सकते हो, मैं बेसिकली प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। 1.4802 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लेके आ जाओ, कितना 2,09,825 बराबर है क्या। उसने क्या बोला कि अब सबसे पहले क्या करो, ये तो आज का लेबर कॉस्ट है, आज का ओवरहेड है, 20% वो प्रॉफिट जोड़ेगा, ये हो गया आज की रेट, राइट। इसमें हर साल जो 4% रेट बढ़ता है उसका क्या 4% बढ़ा दो। तो कहने से अब ये 2,09,000 पे आ गया। इसमें भी खुश नहीं है ओवरहेड सर, थोड़ी अनसर्टनिटी भी जोड़ा करो 5%, राइट। तो कहने से 5% अनसर्टनिटी, एड अनसर्टनिटी एट द रेट 5%, 5% जोड़ो कितना आ रहा है 491, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 220316। फाइनली हम वहां तक पहुंच गए। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। आगे वो बोल रहा है द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 10-year मैच्योरिटी ऑन 1/4/17 इज 5%। रिस्क फ्री ए लिमिट एडजस्ट दैट्स रेट बाय 3.5% टू रिफ्लेक्ट इट्स रिस्क फॉर नॉन परफॉर्मेंस। मतलब वो कितना बोल रहा है 5% और वो बोल रहा है 3.5% और जोड़ दो। 5% तो रिस्क फ्री मतलब वो तो मार्केट से कोई भी दे देगा, 3.5% के रिस्क फैक्टर मतलब कहने से 8.5% डिस्काउंटिंग लगेगा। डिस्काउंटिंग कितने में लगेगा 8.5% पे। बस आपको यही करना है बेसिकली। आप 10 साल बाद का क्या प्राइस रहेगा यहां तक पहुंच गए, उसको आपको 8.5 पे आज की प्राइस पे लेके आना है, प्रेजेंट वैल्यू पे। कहने से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा 8.5 का, तो निकालो मत, दिया नीचे देखो। मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द डीकमीशन लायबिलिटी, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 8.5% फॉर 10th ईयर, 0.4423 सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके खत्म कर दो। तो कहने से इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 8.5% फॉर 10 ईयर्स, कितना दिया 0.4423। वैसे अगर नहीं दिया तो निकाल सकते हैं ना, तो 1 डिवाइड बाय 1.085 इज इक्वल टू 10 बार दबाओगे आंसर आ जाएगा। इंटू करके आंसर बताओ कितना आ रहा है 97,446 is the present value of decommissioning liability। इज द पॉइंट क्लियर, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे आइडियली बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, इन दोनों को, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये वर्ड नहीं पढ़ते हैं इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब पहले इन्फ्लेशन दो उसके बाद प्रीमियम जोड़ो, बच्चे इसको उल्टा करते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्स लाइन से चलते आता है, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि वहां पे इन्फ्लेशन पहले आया और अनसर्टनिटी बाद में आया, क्योंकि उसने बोला इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पहले ऐड करो बाद में ये 4% ऐड करो। समझ में आया, प्लीज मेक इट क्विक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, पॉइंट 50,000 था, ये 12,500 आया, 60 to 500 50%।
ऐसा समझ में क्लियर पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। अब कुछ ओरल डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं जो अपने को सिर्फ डिस्कस करना है, आपको सुनने का काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज रीड, मैं ध्यान दे रहा हूँ, रीड कीजिए। Experiment has a machine which got damaged due to fire on 31st January 21. एक मशीन थी जो डैमेज हो गई। द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन वाज 1 लाख, 1 लाख की मशीन थी उस दिन। एक्सपेरिमेंट सोल्ड द डैमेज एसेट एज स्क्रैप फॉर 10,000, 10,000 में बेच दिया मैंने। कितना नुकसान हुआ? 1 लाख की चीज थी, 10,000 स्क्रैप मिला, मतलब कहने से 90,000 का नुकसान हो गया। एक्सपेरिमेंट हैज इंश्योर्ड द सेम एसेट अगेंस्ट डैमेज, इंश्योरेंस था मेरा। एज ऑन 31st March 21, कितने महीने बाद, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद, 31st जन से 31st मार्च हुआ, 2 महीने बाद। द कंपेंसेशन प्रोसीडिंग्स वाज स्टिल इन प्रोसेस बट द इंश्योरेंस कंपनी हैज कंफर्म द क्लेम। वो प्रोसेस में है लेकिन उसने क्लेम कर दिया हमको, हम देंगे आपको, अब तक मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। कंपेंसेशन ऑफ 50,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, डिटरमाइन द अकाउंटिंग फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन। प्लीज बताइए आपने क्या करना चाहिए। आपने 1 लाख में से 10,000 90 वो लॉस, 90 में से 50 रिकवर हो गया, तो आपने 40,000 लॉस बताना चाहिए या फिर दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए? सोचो और बताओ। मैं एक बार फिर से बताऊं क्या बोल रहा हूं मैं। 1 लाख की चीज थी, 1 लाख में से 10,000 तो स्क्रैप मिल गया, कितना नुकसान हुआ? 90 में से इंश्योरेंस कंपनी बोली सर हम 50 देंगे आपको, मतलब बल्कि बेसिकली मेरा 40,000 का लॉस हुआ, राइट। तो 40,000 रुपए मैंने लॉस बताना चाहिए या ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन बोल के ट्रीट करना चाहिए, वो आपसे पूछ रहे हैं। चलो एक काम करते, उसी दिन मिल भी जाता तो तब भी हम सेपरेट ही करते हैं। बेसिकली एसेट को बेचना और उसके बाद थर्ड पार्टी जो पैसे देती है, दीज आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस एज पर इंड AS 16, ये सेपरेट है, राइट। तो आपने क्या करना चाहिए, 31st जैन को आपने बोल देना चाहिए एसेट तो गया, सीधे सीधे 90,000 का लॉस बुक करो, 90, राइट। कब बुक करोगे ये? 31st Jan 21, मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन स्क्रैप मिला, एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, लेकिन एसेट कितने का जा रहा है? 1 लाख का। क्या बीच में डिफरेंस आ रहा है? ये लॉस कहाँ बुक करोगे? P&L में। सिंपल, ये खत्म हो गया, ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। उसके बाद 31st मार्च पे कंपनी ने बोला हम 50 भर के देंगे, हमने कहा ठीक है, तो ये फायदा है, फायदा अलग से बुक करो P&L क्रेडिट में। समझ में आ रहा है? और ये पैसा मिला है या मिलने वाला है? मिला है या मिलने वाला है? मिलने वाला है। मिलने वाला है मतलब इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, आप इसको करंट एसेट्स में शो करते हो, इट इज रिसीवेबल, एंड टू P&L इसका प्रॉफिट बताओगे। बेसिकली इन AS 16 ये बोलता है आपको दीज शुड बी रिकॉर्डेड एज 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस एंड नॉट एज 1 ट्रांजैक्शन। इज द पॉइंट क्लियर? यस, लिखेंगे वहां पे। इन AS 16 states that if insurance claim is received for damaged asset, then these will be treated as 2 separate transactions, as 2 separate transactions, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, राइट। तो कंपनी ने क्या करना चाहिए? एज ऑन 31st जनवरी ईयर दिया है 21, राइट। इट शुड डी रिकॉग्नाइज द एसेट
de-recognize the PPE and book a loss of 90,000, book a loss of rupees 90,000 in P&L. ये separate transaction हो गया. And on 31st March 21, it should credit P&L by rupees 50,000 for the insurance claim admitted. For the insurance claim admitted. बेसिकली इसका मतलब सिर्फ ये था कि ये सेपरेट ट्रांजैक्शन से ऐसे ट्रीट करना चाहिए, ऐसा इंड बोलता है. इज द पॉइंट क्लियर? दीज आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस. लॉजिक क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट. ओके. अब इंड AS 16 ने एक और चीज बोला है आपको रिस्टोरेशन के बारे में. अच्छे से सुनना पहले, उसके बाद अपन इस पर बात करते हैं. मिनट सिर्फ. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो क्लियर है अभी? यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके क्लियर. ओके, मूविंग अहेड. तो प्लीज ध्यान दीजिए, इंड AS 16 क्या स्पेसिफाई करता है. सबसे पहले अच्छे से सुनना. अभी एक मेरी मशीनरी है, ठीक है, एक मेरी मशीनरी है. वो मशीनरी अगर कुछ खराब कर रही है चीज, तो उसको रिस्टोर करने की लाइबिलिटी मशीनरी की उसको प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करना चाहिए. ये इंड AS 16 बोलता है. साथ ही साथ इंड AS 16 ये भी बोलता है कि अगर मशीन को ठीक करना आपकी, मतलब मशीन जहां पे इंस्टॉल्ड है वो एरिया को ठीक करना आपकी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन पर्पस की वजह से, जब आप गुड्स बना रहे हो उसकी वजह से, वो गुड्स बनाने की वजह से वो चीज खराब हो रही है, और अगर उस पर लाइबिलिटी आ रही है, गुड्स बनाने की वजह से आ रही है. आपने मशीन इंस्टॉल की उसकी वजह से नहीं, आपने गुड्स बनाया उसके ऊपर, और उसके वजह से आपके सर पे अगर कोई लाइबिलिटी आ रही है, तो वो जो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी रहेगा वो मशीनरी का कॉस्ट नहीं रहेगा, वो इन्वेंट्री का कॉस्ट रहेगा, वो गुड्स का कॉस्ट रहेगा. दिस इज व्हाट इंड AS 16.6. एक बार रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. Company A incurred 20,000 as cost of restoring the site on which an item of PPE was located. ठीक है, 20,000 रुपए कॉस्ट पड़ा उसने. This item was used for manufacturing of goods and the requirement for restoring will arise due to the manufacturing of goods. ये जो लाइब्रेरी आ रही है ना मेरे सर पे रिस्टोरेशन का, ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आ रही है, नॉट बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड द मशीनरी, इट इज बिकॉज आई एम मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स ओवर देयर, राइट? एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस 20,000 in the books of company A, analyzed on the basis of the provisions of the relevant Ind AS. Can I say Ind AS 16 states that the provision for decommissioned library should be added to the cost of asset only if it is because of the asset, not for the manufacturing of goods. If it is for manufacturing of goods, it should be added to the cost of inventory and not to the cost of asset. Is the point clear? ये इन्वेंट्री का कॉस्ट जाना चाहिए. ऑल्दो इन्वेंट्री इंड AS 2 जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये पॉइंट आएगा, उसके बाद आप उसको कॉस्ट वाले भी बेचेबल लोअर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये जो 20,000 है ये इन्वेंट्री का कॉस्ट है, नॉट द कॉस्ट ऑफ PPE. इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्लास ऑफ एसेट. अब ये क्लास ऑफ एसेट पे अपनी बात हो गई है, मैं शॉर्ट में रीड कर रहा हूँ. वो बोल रहा है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और आपके ऑफिस बिल्डिंग को अलग अलग ट्रीट करना है. कर सकता है नहीं कर सकता है? ऑलरेडी कर सकता है. अपन ने ऑलरेडी बात किया है क्लास ऑफ एसेट, अगर आपका नेचर, आपका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, राइट, और आपका ऑब्वियसली लोकेशन भी अलग है, तो आप इसको अलग अलग क्लास मान सकते हो. क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस. ओके, नेक्स्ट. अगेन इट इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. मैं एक बार रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ PPE. प्रॉपर्टी A, a vacant plot of land on which it intends to construct its new admin headquarters. फिलहाल जमीन खाली है और वो उसका इंटेंशन क्या है? टू कंस्ट्रक्ट इट्स एडमिन हेडक्वार्टर्स. अब प्लीज ध्यान देना, अगर उसका इंटेंशन रहता बाद में बेच देना, तो मैं इसको PPE बोलता ही नहीं. नहीं, अगर इसका इरादा था जमीन का भाव बढ़ेगा या फिर मैं इस पे कुछ बना के भाड़े पे चढ़ा दूंगा, अगर ऐसा रहता तो ये इंड AS 16 में कवर ही नहीं होता. फिर ये कहाँ जाता? ये कवर हो जाता इंड AS 40 में, विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ये अपने सीखना बाकी है, टाइम है इसको, ठीक है. बेसिकली अब एक चीज समझो अच्छे से. मैंने PPE टेंजिबल, वो जो PPE का डेफिनेशन था वो क्या बोला था मैंने, एक बार रीड करते हैं वापस. इट शुड बी टेंजिबल, इट शुड बी हेल्प फॉर मोर देन
more than 12 months, more than one period, and it should be used for what? Rental, admin, right? And for admin purposes. ये अपनी बात हुई थी, राइट? अगर प्रोडक्शन सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, अगर मैंने वहां रेंटल भी यूज किया तो रेंटल वाला जो पार्ट था ना, रेंटल वाला, वो रेंटल सीधा उठ के इंड AS 40 में चला जाता है, राइट? मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है ये सोच के कि आप उसको भाड़े पे चढ़ाओगे, ये सोच के कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में, यूज करने के लिए नहीं किया, यूज करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी और को देने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका इंटेंशन ये है तो फिर वो इंड AS 40 में चला जाएगा। अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं आप ही यूज करोगे इसको, तो वो पीपी में कहलाएगा। बेसिकली ये इंटेंशन का काम है। समझ में आ रहा है? जमीन खाली पड़ी है, अभी जमीन खाली पड़ी है, तो मैंने उसको इंटेंशन पूछा, तेरा इरादा क्या है वो बता, तो बोलता है सर मैं इस पे खुद का हेडक्वार्टर बनाने वाला हूं। ठीक है, ये पीपी है। मैंने उसको पूछा तेरा इरादा क्या है, उसने बोला सर मैं इसको वेट कर रहा हूं, जैसे ही यहाँ एक मेन रोड आ जाएगा मैं बेच दूंगा, रेट बढ़ जाएंगे बेच दूंगा। मतलब आपने रखा ही इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये आपके लिए पीपी थोड़ी हुआ, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इंटेंशन क्लैरिफाई करेगा इसको कहां डील करना है। और ऑल्दो इंड AS 40 पढ़ा नहीं अपन ने, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इंड AS 40 के बारे में। इंड AS 40 बोलता है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। किस वैल्यू करना है? एट कॉस्ट। क्लियर है पॉइंट? चलो अपन मैंने थोड़ा इंड AS का 40 का आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, इसको हटा देते हैं, वापस आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ए कहने से प्रॉपर्टी ए एक खाली जमीन है, वेकेंट है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक खाली जमीन और एक जमीन जिसपे बिल्डिंग है ये दो अलग अलग क्लास हो सकता है? यस और नो? यस, बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो फिलहाल ये खाली जमीन है और इसका इंटेंशन अपना हेडक्वार्टर्स बनाना है, मतलब ये पीपी है, तो है, ये तो डेफिनेशन है, ये इंड AS 40 में नहीं जाएगा, ये 16 में है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी बी, अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इट ऑपरेट्स एज अ लैंडफिल साइट। व्हाट डू यू मीन बाय लैंडफिल साइट? जहाँ पे हम बहुत सारा कचरा डंप कर देते हैं ना, मतलब मेरा ही बेसिकली मेरा प्रोडक्शन जहाँ पे होता होगा, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो यहाँ पे तो रख नहीं सकता हूँ, तो मैंने एक जमीन खरीद कर वहीं डंप करता हूँ, या तो अंडरग्राउंड कर देता हूँ या तो वहीं डंप करता हूँ। बेसिकली दैट साइड, लैंडफिल साइट। कहने से ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये भी पीपी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसका यूज अलग है और इसको मैं यूजफुल अलग करने वाला हूँ। कहने से ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग क्लास ऑफ एसेट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोनों है जमीन, दोनों है जमीन, लेकिन एक का यूज अलग है और दूसरे का यूज अलग है, उसका नेचर अलग है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, एंड देयरफॉर दीज टू प्रॉपर्टीज जो वेकेंट ओपन प्लॉट है, सीधी बात है ये दोनों अलग अलग क्लास है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, मतलब प्रॉपर्टी ए अलग है, प्रॉपर्टी बी अलग है, दोनों का अलग अलग क्लास है। क्या मैं दोनों को अलग अलग मॉडल फॉलो कर सकता हूँ, एक को रिवैल्यूएशन एक को कॉस्ट? यस। प्रॉपर्टी सी की बात करते हैं, अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स एग्जिस्टिंग एडमिन हेडक्वार्टर्स आर बिल्ट। अभी बिल्डिंग है, मतलब कहने से ऊपर सिर्फ जमीन थी, यहाँ पे बिल्डिंग है, ये दोनों अलग अलग है। वो सोच रहा है, यहाँ पे सोच रहा है, अब ये नहीं बोलोगे सर ये भी एडमिन है ये भी एडमिन है, सेम रखो। वो जमीन है, ये बिल्डिंग है, जमीन को डेप्रिसिएट नहीं करते, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करते हैं, अलग अलग है वो, राइट? आगे प्रॉपर्टी डी, अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स डायरेक्ट सेल्स ऑफिस इज बिल्ट। यहाँ पे सेल्स ऑफिस है और यहाँ पे उसका एडमिन है। क्या ये भी अलग अलग हो सकता है? अगर वो चाहे तो साथ में कर सकता है क्या इनको? वो साथ में भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो अलग अलग भी कर सकता है। मतलब कहने से मेरे लिए प्रॉपर्टी ए बी सी डी तीनों सब अलग अलग, चारों के चारों अलग क्लास है। ऑल्दो ये दो लैंड है, ये दो बिल्डिंग है, कहने से ऑल द फोर कैन बी क्लासिफाइड एज सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। यस, ओके। प्रॉपर्टीज E1 to E10, 10 बिल्डिंग्स है, 10 सेपरेट रिटेल आउटलेट्स एंड द लैंड ऑन विच दे आर बिल्ट। एक जमीन है जिसमें 10 आउटलेट्स बनाए, एक जमीन है जिसमें 10 आउटलेट्स बनाए। प्लीज बताइए ये सेम क्लास है, ये सेपरेट क्लास है? सेल्स ऑफिसर। आप इसके साथ भी इसको मर्ज कर सकते हो, या फिर यू कैन ट्रीट दिस एज सेपरेट आउटलेट। अगर आप जजमेंट पास कर सकते हो कि नहीं सर ये सेल्स ऑफिस से सेपरेट है, ये रिटेल आउटलेट्स हैं, सेल्स ऑफिस में मेरा होलसेल वगैरह भी काम होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ रिटेल करता हूँ, सो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट, राइट? तो आप यहाँ आप वो सेंटेंस वही लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन आवर जजमेंट whether the nature and characteristic is different from sales office. If yes, then these 10 retail outlets can be classified as separate class of assets. Clear? Okay, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अभी इक्विपमेंट आ गया। बेसिकली अपनी ऊपर जमीन की बात होगी, नीचे बिल्डिंग की बात होगी। अब यहाँ से आगे कुछ और बात करेंगे, इक्विपमेंट, मशीनरीज वगैरह, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो भी है। इक्विपमेंट ए क्या है? कंप्यूटर सिस्टम्स एट इट्स हेडक्वार्टर्स एंड डायरेक्ट सेल्स ऑफिस दैट आर इंटीग्रेटेड विद द पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर सिस्टम्स इन द रिटेल आउटलेट्स। मतलब बेसिकली ये इक्विपमेंट ए है, हेडक्वार्टर्स में है और डायरेक्ट सेल्स ऑफिस में भी है, मतलब हेडक्वार्टर्स में भी है और डायरेक्ट सेल्स ऑफिस में भी है, ठीक है? और वो इंटीग्रेटेड है। इक्विपमेंट बी, पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर सिस्टम्स इन ईच ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स। बेसिकली ये जो कंप्यूटर इक्विपमेंट ए है वो एडमिन और डायरेक्ट में,
और जो इक्विपमेंट बी है वो रिटेल में, लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, कहने से जो यहाँ एंट्री होगी ऑटोमेटिक यहाँ एंट्री हो जाएगी, जो एंट्री यहाँ होगी वहाँ वो एंट्री यहाँ भी होगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एंड देयरफॉर दीज विल बी द सेम क्लास। इनको सेपरेट नहीं बोल सकता हूँ। So basically equipment A and B are the same class only because of this single word, क्योंकि क्या है, इंटीग्रेटेड है। क्लियर है? अगर नॉट इंटीग्रेटेड रहते तो मैं बोल सकता था इसकी लाइफ अलग है उसकी लाइफ अलग है, राइट? तो क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो अपन यहाँ पे सेम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन इट्स एडमिन हेडक्वार्टर्स एंड इट्स सेल्स ऑफिस। ठीक है, ये फर्नीचर अलग है। और शॉप फिक्चर्स एंड फिटिंग्स इन द रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट में फर्नीचर और मेरे इधर का फर्नीचर, मेरे बिल्डिंग का फर्नीचर, क्या मैं इनको अलग अलग बोल सकता हूँ? द आंसर इज यस, आप बिल्कुल ट्रीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अरे यहाँ पे जो रिटेल आउटलेट्स में लगेंगे, कहने से रिटेल आउटलेट्स में ज़्यादा अगर चेयर्स रखूंगा कस्टमर्स के लिए, और यहाँ पे थोड़ी इतने चेयर्स रहेंगे, यहाँ पे मेरे जो फर्नीचर रहेगा मेरा दैट विल फॉल सीलिंग, मेरा फर्नीचर मेरा एसीज वगैरह आ जाएंगे, राइट? उनकी लाइफ अलग रहेगी, इनकी लाइफ अलग रहेगी। हो सकता है मैं यहाँ पे रेगुलर चेयर्स रखूँ और यहाँ पे बॉस वाली चेयर्स रखूँ, पॉसिबल, राइट? उनकी लाइफ अलग है, इनकी लाइफ अलग है, तो बेसिकली ये दोनों को आपस से सेपरेट माना जा सकता है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो बेसिकली अगर आपको पूछेगा कि आप इसको डिफाइन करके दो कि आप कैसे कैसे डिफाइन करोगे कौन सा क्लास है, तो आपने आंसर क्या देना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले तो ये दोनों अलग अलग है, उनकी लाइफ ही अलग है। लैंड इज डेप्रिसिएबल, बिल्डिंग इज नॉट डेप्रिसिएबल। अगेन ये लैंड दो ओपन प्लॉट थे, राइट? दोनों का नेचर अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उस पर आप बिल्ड करने वाले हो, ये लैंडफिल है, तो ये दोनों का नेचर अलग है, सेपरेट क्लास हो सकता है। प्रॉपर्टी सी एंड डी, एक है एडमिन हेडक्वार्टर्स के लिए, एक है सेल्स ऑफिस के लिए। अगेन अगर आप इसको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक सेम मानते हो तो सेम कर सकते हो, और सी एंड डी कैन बी क्लासिफाइड सेपरेटली। रिटेल आउटलेट्स, इफ इट सेटिस्फाइज या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफिस जैसे हैं तो आप इसको सेल्स बिल्डिंग में ट्रीट कर सकते हो, और एल्स दिस ऑल द 10 आउटलेट्स कैन बी ट्रीटेड एज सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। इक्विपमेंट, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, बोथ ऑफ देम विल बी द सेम क्लास, नॉट द सेपरेट क्लास। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इधर का अलग हो सकता है, इधर का अलग हो सकता है, एंड दे कैन बी ट्रीटेड एज सेपरेट क्लास ऑफ एसेट्स। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट 31 जो है ना बेटा, अगर आप क्वेश्चन की साइज देखोगे, क्वेश्चन की साइज बहुत ज़्यादा है, राइट? बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको सिर्फ इंड AS 16 और थोड़ा सा इंड AS 40 का नॉलेज चाहिए। 40 अभी भी थोड़ी देर बताया मैंने पहले। व्हाट इज इंड AS 40? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? इन्वेस्टमेंट कब बोलेंगे प्लीज बताइए? जब इसका इंटेंशन क्या रहेगा? इंटेंशन टू रेंट करेगा, मतलब टू लेट आउट, या फिर टू सेल। अगर मेरा इरादा है ये, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने मान लेते हैं आप लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हो, मैं आपसे काम करवाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास आप हो, और क्योंकि मुझे एकोमोडेशन देना पड़ेगा, मैंने आप लोगों के लिए बिल्डिंग खड़ी कर दिया एक। अगर आप लोगों के लिए मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दिया तो क्या वो मेरा PPE कहलाएगा? मेरी बिल्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट? मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो बिल्डिंग में मैंने कुछ भाड़े पे चढ़ा दिया, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैं टेम्प्ररी भाड़े पे चढ़ाया कि जब तक मेरे एम्प्लॉयज़ आएंगे तब तक खाली क्यों रखूँ, इरादा यूज़ करने का था, तो वो PPE है। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली टेम्प्ररी अगर आप बात करोगे, टेम्प्ररी, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते सर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए एक 10 स्टोरी बिल्डिंग बना दी, इसमें से 7 फ्लोर्स मैंने सब एम्प्लॉयज़ को दे दिया। अब इतने एम्प्लॉयज़ थे ही नहीं मेरे पास कि बाकी 3 फ्लोर में खड़े करो, ठीक है? मैंने सोचा फ्यूचर में एक्सपांशन होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ जगह दे दूंगा, ठीक है? तो फिलहाल टाइम बिंग जब तक एम्प्लॉयज़ नहीं है तब तक मैंने ये 3 भाड़े पे चला दिया, ये सोच के, और ये इनको बोल के रखा था मैंने, मेरे एम्प्लॉयज़ जैसे आएंगे मैं तुम्हारा टर्मिनेट कर दूंगा, जैसे आएंगे तुम्हारा लीज टर्मिनेट कर दूंगा, मैं उनको दे दूंगा जगह, ये उनके लिए बनाया है, राइट? तो मेरा इरादा क्या था वो बताओ, व्हाट वाज माय इंटेंशन? इंटेंशन वाज टू गिव टू माय एम्प्लॉयज, मतलब यूज करने के लिए, भाड़े पे नहीं था, तो ये PPE है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला इसका इंटेंशन क्या था, तो मैंने बनाया वही था, 7 फ्लोर्स पे मेरे एम्प्लॉयज रहेंगे, 3 फ्लोर तो मैं भाड़े पे चढ़ाऊंगा, मेरे को इनकम चाहिए, तो फिर ये 3 फ्लोर्स का जो कॉस्ट रहेगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा, और 7 फ्लोर्स आपके PPE माना जाएगा। क्या ही पॉइंट क्लियर है, राइट? अब सिर्फ अपने को पढ़ना है और अपने को बोलना है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या ये इंड AS 16 में PPE है, राइट? तो मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। फर्स्ट, A Limited's office building, registered office. A Limited's registered office in Delhi is a 15-story building of which 3 floors are occupied by A, खुद के लिए उसकी बिल्डिंग है 15 फ्लोर की, उसमें सिर्फ 3 फ्लोर्स खुद रख रहा है वो, whereas remaining floors are given on rent to other companies, दूसरे कंपनीज को दे दिया उसने। These agreements are usually for a period of 3 years. According to A Limited, such excess office space will continue to be let out on lease to external parties and have no plans to occupy it at least in near future. मेरा इरादा वही है, उनको भाड़े पे चढ़ा के दो। प्लीज बताइए आप इसको डिफाइन कैसे करोगे?
कहने से वो 3 फ्लोर्स का जो वैल्यू है वो पीपी है और जो 12 फ्लोर्स है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सिंपल, यही लिखना और बाद में लिखना, सिंस 3 फ्लोर्स विल बी यूज्ड बाय द ए लिमिटेड, इट इज कवर्ड अंडर पीपी एंड 12 फ्लोर्स विल बी कवर्ड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 40। ओके, आगे लिखते हैं। फ्लैट्स इन टाउनशिप लोकेटेड इन लोकेशन 1, टाउनशिप है। As regards township in location 1, there are approximately 2000 flats in said township. It was built primarily for A Limited's employees. अपने स्टार्टिंग में A Limited के लिए ही बनाया था 2000 फ्लैट्स। Hence, approximately 80% of the flats are allotted to the employees and remaining flats are either kept vacant or given on rent to external parties. फिलहाल 80% तो मैंने बोल दिया, तो मैंने कहने से 80% तो मेरा पीपी है, बाकी 20% या तो खाली पड़ा है या तो मैंने भाड़े पे चना है। अब वो बाकी के 20% का इंटेंशन देखना पड़ेगा क्या है। आगे, a lease agreement is signed between A Limited and an individual party for every 12 months being 1st April to 31st March. हर साल अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एग्रीमेंट करता है। The lease entered is cancelable lease, that is cancelable at the option of any of the parties. कैंसिल कर सकते हैं बीच में कभी भी। Also, besides monthly rent, additional charges are levied by A Limited on account of electricity, water, cable connection, etc. According to A Limited, there is no intention of selling such excess flats or allotting it to its employees. ना वो बेचना चाहता है, ना वो एम्प्लॉय को देना चाहता है। एम्प्लॉय को देना नहीं चाहता है, मतलब कहने से भाड़े पे ही लगाना चाहता है। भाड़े पे लगाना चाहता है मतलब ये क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया बेचने का इरादा नहीं है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज को भी देने का इरादा नहीं है, मैं वो 20% का भाड़े कमाऊंगा। समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, लोकेटेड इन टाउनशिप 2, देयर आर 1000 फ्लैट्स, 1000 फ्लैट्स हैं। 400 फ्लैट्स आर गिवन टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर ओन अकोमोडेशन। कहने से ये पीपी है, खुद के एम्प्लॉयज को दे दिया मैंने। 350 flats are given on rent to central government and state government for accommodation to their employees. Average lease being 12 months with cancelable clause in lease agreements. 25 flats are kept vacant. तो बेसिकली ये 350 फ्लैट्स उसने भाड़े पे दे दिए और 250 फ्लैट खाली छोड़ा है। आपको पता है क्या इंटेंशन क्या है? क्या इंटेंशन मालूम है क्या? नहीं, तो दोनों चीजें लिख देना। इफ द इंटेंशन इज टू गिव इन फ्यूचर टू इट्स एम्प्लॉयज, देन इट इज पीपी। If the intention is to keep on rent and to sell और rental income जो भी रहेगा, अगर ये इरादा है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों लिख देना। जब इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम दोनों चीज मेंशन कर देंगे। आगे, हॉस्टल, 60 रूम्स इन द हॉस्टल हैव बीन लेट आउट टू जी लिमिटेड। कोई और कंपनी, अपनी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, ये जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। टू गिव एकोमोडेशन टू देयर पर्सनल्स, जी लिमिटेड उनके आदमियों को देगा, उनके एम्प्लॉयज को देगा। मैंने जी लिमिटेड को दे दिया है। लीज एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी 11 months and renewed thereafter. Besides the monthly rent, some charges are levied towards water, electricity, other amenities, cable connection, etc. उसने अगेन कुछ बोला नहीं है कहने से, क्योंकि ये लेट आउट है और जी लिमिटेड दे रहा है, अचानक से मैं जी लिमिटेड को बोलने नहीं दूंगा खाली कर दे पूरा। तो कहने से मेरा इरादा वही था, क्योंकि मैंने हॉस्टल बनाया, मेरा एक एम्प्लॉय नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? मेरे एम्प्लॉयज नहीं है। कहने से मेरा इरादा वही था कि हॉस्टल पे किसी और को दे देना। तो ये रेंटल ही है, हॉस्टल हम क्यों देते हैं? रेंट पे ही चलाने का। हॉस्टल में मेरे एम्प्लॉयज को थोड़ी दूंगा, मेरे एम्प्लॉयज को तो मैं ऑलरेडी टाउनशिप में फ्लैट दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो हॉस्टल इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, लैंड इन लोकेशन 1। In 2004, A Limited purchased a plot of land on the outskirts of major city. The area has mainly low-cost public housing and very limited public transport facilities. The government has plans to develop the area as an industrial park in 5 years' time, and the land is expected to greatly appreciate in value if the government proceeds with the plan. A Limited has not decided what to do with the property. तो फिलहाल हमने लैंड खाली रखी है ये सोच के कि गवर्नमेंट वहाँ पे एक पार्क बनाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क, और जैसे इंडस्ट्रियल पार्क आएगा इसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं, मैं क्या करूँ इसका? तो कहने से जब मेरा कोई इरादा नहीं है इस पर बिल्डिंग बनाने का, तो फिलहाल तो मैंने ज़मीन की वैल्यू बढ़ने के लिए रख दिया, और ज़मीन बढ़ने के लिए रख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगेन। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये इंड AS 40 का ही क्वेश्चन है। इंड AS 16 में मैंने क्यों दिया? क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंड AS 16 आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट, लैंड इन लोकेशन 1। A portion of land has been leased out to C Limited for its manufacturing operations. लाइट्स भी डाउन हो गए? नहीं, बट लाइट आया है अभी, एसी ऑन हुआ ना। एक सेकेंड। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज वापस कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल टू हियर? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यस, तो हम बात कर रहे थे लैंड इन लोकेशन 1 की। अ पोर्शन ऑफ लैंड हैज बीन लीज आउट टू सी लिमिटेड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। लैंड हैज बीन गिवन ऑन लीज on a lease rental for 10 lakhs per annum with a lease of 25 years. 25 साल के लीज पे दे दिया मैंने, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगेन,
and land in location 2. A portion of the land has been given on rent to Delhi Limited, which has constructed a petrol pump on such land. It has been leased for 40 years and renewed for a further period of 40 years. Again investment. तो अपने पीपी में कहने से बहुत थोड़े से चीजें आई. स्टार्टिंग में इसके 3 फ्लोर्स अपने पास आ गए पीपी, राइट. ये 80% अपने पास आए थे पीपी. इसमें से 400 फ्लैट्स अपने पास थे, ये पीपी. कहने से बाकी सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थे. समझ में आया? क्वेश्चन की साइज देख के हम डर जाते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है. बेसिकली ज़्यादातर ये इंड AS 40 का था, राइट. और आपको सिर्फ बताना था ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये क्या है. क्लियर है? ओके. टाइम हो गया ना, ठीक है. 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है. On 1st April 21, an entity purchased an office block building of for 50 lakhs and paid a non-refundable property transfer tax and direct legal cost of 250 and 50. क्या ये cost add होगा? Yes, add होगा. While acquiring the building during 2021, the entity redeveloped the building into 2-story building. और फिर से उसने वापस redevelop किया, तो obviously redevelopment का cost भी लगेगा. Expenditures were as follows: 1 lakh on the building approval, add होगा. Building approve करना है, right? Okay. 10 lakh on construction including 60,000 as refundable. refundable taxes है तो माइनस कर देंगे. तो प्लीज बताइए अब मेरा कॉस्ट कितना हो चुका है. पहले ये 50 लाख हो गया, उसके बाद 3 लाख हुआ, बराबर. उसके बाद 1 लाख आया और हम कितना जोड़ेंगे? 940. उसके बाद बोल रहा है 40,000 वॉज ड्यू टू एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर. मैंने कहा 40,000 तू डाल दे पीने वाले, ये एबनॉर्मल वाला बेस के अंदर नहीं आएगा. हाँ, अगर वो बोलता 40,000 इसके अंदर था तो मैं 40,000 लेस भी कर देता, लेकिन वो बोला 40,000 और भी खर्चा किया. मैंने कहा ये कॉस्ट में ऐड नहीं होता, ये कहाँ जाएगा? पीएनएल में लिख देंगे, वो मटेरियल का पीएनएल में जाएगा, राइट. When the redevelopment of the building was complete on 1st October, the entity rents out ground floor of the building to its subsidiary. नीचे का फ्लोर वो सब्सिडरी को दे देता है अंडर एन ऑपरेटिंग लीज इन रिटर्न फॉर रेंटल पेमेंट, और उससे भाड़ा भी लेगा. सब्सिडी तो क्या हो, भाड़ा तो लगेगा. द सब्सिडरी यूजेस द बिल्डिंग एज अ रिटेल आउटलेट फॉर इट्स प्रोडक्ट. द एंटिटी केप्ट फर्स्ट फ्लोर फॉर इट्स ओन एडमिन एंड मेंटेनेंस स्टाफ यूसेज. ऊपर का फ्लोर अपने पास रखा, नीचे का भाड़ा पे चढ़ा दिया. इक्वल वैल्यू कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ईच फ्लोर. आधा आधा कर सकते हैं. प्लीज बताइए टोटल कितना आ रहा है अपना? 62. एक ही बोलो ना यार, क्या कर रहे हो? 6340 क्या कर रहे हो ऐसा? 6340 आ रहा है क्या? यस. आधी आधी वैल्यू कर दो इसकी, ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की. 3170. यू ओनली टेल मी अभी अच्छे से 3170 को क्या मानना चाहिए और ये 3170 को क्या मानना चाहिए. इसने भाड़े पे चलाया, इसको भाड़े पे चलाया उसने, और ये ओन यूज है. तो कहने से ये इंड AS 40 में चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? इंड AS 16 में. अरे गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है क्या पॉइंट? आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. हाउ विल द एंटिटी अकाउंट फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑन 1st April 21. कैसे बुक किया मैंने बता दिया आपको. पहले टोटल कॉस्ट बताएंगे, फिर आधा आधा बांट देंगे. आधा अपना है, आधा उसका है, मतलब आधा अपने भाड़े पे चढ़ाया. आगे ऑल्सो डिस्कस हाउ द अबव बिल्डिंग विल बी शोन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी एज अ ग्रुप एंड इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेपरेट में तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, मेरा एसेट है 3170 का और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 3170 का. बेसिकली पीपी 3170 और इन्वेस्टमेंट 3170 ऐसे बताऊंगा. लेकिन कंसोलिडेशन में तो मैं पूरा मेरा ही है ना यार, जो सब्सिडी वो भी मेरी है. तो CFS में बताऊंगा फुल पीपीई है कितना? 63.4 lakhs. समझ में आ रहा है? इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट विल बी शोन अंडर पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. बट CFS में मैं बोलूंगा यार CFS में वो सब्सिडी भी मेरी है, तो मेरी बिल्डिंग वही यूज कर रहा है, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ इन शॉर्ट, तो ये तो मेरा पीपीई हुआ ना. फिर समझ में आ रहा है? तो इट डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेशन है. कंसोलिडेशन में सब्सिडी भी मैं ही हूँ, मतलब मेरी सब्सिडी है, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली, राइट. तो वो पीपीई कहलाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? नो ओनरशिप. अब नो ओनरशिप का मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना. हुआ ऐसे कि मैंने एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग एकदम 5 स्टार थी, एकदम एमिनिटीज तो पूछो मत, एकदम मस्त था. कॉस्ट भी इफेक्टिव निकाला, मतलब 5 स्टार रहने के बाद भी, क्योंकि थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, मैंने कॉस्ट भी थोड़ा कम रखा, लेकिन बिक नहीं रहा है. नहीं बिकने का रीजन, मेन रोड यहाँ पे मेन रोड है, ठीक. और ये वाला जो है ना कच्चा रास्ता है. अब 2 किलोमीटर का रास्ता है, कोई अंदर आने को रेडी नहीं है. बिल्डिंग सब देख के जा रहे हैं, पसंद भी आ रही है, रेट भी पसंद आ रहा है, सर बजट में बैठ रहा है, ले रहा ही नहीं कोई, मतलब उतना बिक नहीं रहा है जल्दी. नहीं बिकने का रीजन सिर्फ 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है.
राइट। लोग बोल रहे हैं यार 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐसे तो खर्चे से थोड़ी जाएंगे, अपने को एकदम वीआईपी चाहिए, राइट। तो कोई ले नहीं रहा है। मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया सर रोड बना दो। अब गवर्नमेंट अपनी स्पीड से चल रहा है, हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, राइट। तो अपनी स्पीड से चलेगा, बन नहीं रहा है। अब मेरा बिक नहीं रहा है यहाँ पे, मेरे 100 करोड़ अटके हैं यहाँ पे, 100 करोड़ में बिल्डिंग बनाया मैंने, पैसे अटके हैं मेरे। मैं सोचा छोड़ गवर्नमेंट को, मैं खुद बनाऊंगा रोड। तो मैंने रोड खुद बना लिया, मस्त एकदम रोड बना दिया। क्या ये रोड खर्चा करने के टाइम पैसा लगेगा? 5 करोड़ खर्चा किया मैंने इसके ऊपर। प्लीज़ बताइए क्या ये 5 करोड़ मैं इसका कॉस्ट मान सकता हूँ क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके बगैर इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो कैन दिस 5 करोड़ बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एसेट? द आंसर इज यस। लेकिन इसका ओनरशिप है क्या मेरे पास? रोड मेरा नहीं है, फिर भी मैं कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ओनरशिप नहीं बताया आपको। अगर आप रिकॉग्निशन की बात करोगे, व्हाट वाज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शुड बी प्रोबेबल एंड द कॉस्ट शुड बी मेजरेबल। कॉस्ट मेजर कर पा रहा हूँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कभी मैंने बोला मेरी ओनरशिप चाहिए? नहीं, बिना ओनरशिप के भी मेरा एसेट है। समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या आप इसको 105 से डेप्रिसिएट करना शुरू करोगे? यस। ऑल्दो इसकी ओनरशिप नहीं है, कोई और भी यूज कर सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने बनाया, इसमें मत चल, कोई भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी वो रोड यूज करेगा। सपोज ये रोड यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग बनी है बाजू में, वो भी वहाँ यहीं से आएगा, वो भी यूज कर रहा है। मैं उसको बोलूंगा चल मेरे पैसे निकाल दो, बोलेगा मैंने बोला था बनाने के लिए, नहीं देगा पैसे। मतलब बेसिकली कॉस्ट मेरा है, राइट। क्योंकि मुझे चाहिए था। अब मेरे बाजू में अगर वो बिल्डिंग आके बनाएगा बाद में, वो भी यूज करेगा ये रोड। मैं उसको बोल नहीं सकता अरे मैंने बनाया ये रोड, इसमें मत चल। ओनरशिप मेरे पास नहीं है, कोई और भी यूज करेगा, बट स्टिल ये मेरा एसेट है। इज द पॉइंट क्लियर? क्या मैं एस को कैपिटलाइज कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे एक ऐसे ही क्वेश्चन है, नो ओनरशिप। ओनरशिप नहीं है तो क्या फिर भी कैपिटलाइज हो सकता है? द आंसर इज यस। क्या मैं उसको फिर भी डेप्रिसिएट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इसकी लाइफ 40 साल, 40 साल में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बिल्डिंग की वैल्यू जीरो हो गई, या फिर ये मशीनरी थी, ये जो भी एग्जाम्पल, ये जीरो हो गया, लेकिन ये अभी भी है। तो प्लीज बताइए क्या करना चाहिए? मैं चुपचाप मेरा 40 साल डेप्रिसिएट करके खत्म कर दूंगा। तुम्हारी लाइफ 50 भी रहेगी, 60 भी रहेगी, उसको मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं 40 साल में डेप्रिसिएट करके निकल जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? अब ये नहीं बोलोगे सर वो एसेट भी बाकी है उसका क्या करूँ, तोड़ के नहीं जाऊंगा फिर वापस में उसको। समझ में आ रहा है? तो 40 साल में इसको डेप्रिसिएट करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ओनरशिप मैटर नहीं करता है आपका। अगर वो कॉस्ट मेजरेबल है और अगर आप उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी वजह से हो रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। अब अगेन दिस इज द डिस्कशन क्वेश्चन, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि मिस्टर एक्स इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी विच प्रिपेयर्स सीएफएस इन अकॉर्डिंग विद इंड एस। इंड एस फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। मिस्टर एक्स हैज रिसेंटली प्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। उसने मिस्टर एक्स ने क्या किया, एमडी के पास जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया। मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था? मिस्टर वाई, राइट। लेट्स से मैं एक्स हूं, मैंने रिपोर्ट तैयार किया और एमडी के पास लाके छोड़ दिया। अब मिस्टर वाई हु इज नॉट एन अकाउंटेंट, अब वो तो अकाउंटेंट है नहीं, तो वो क्या बोल रहा है, हैज रेज द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम मिस्टर एक्स आफ्टर गोइंग थ्रू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राफ्ट था। तो मैंने बताया सर ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, राइट। तो मिस्टर वाई को समझ में आया नहीं, वो अकाउंटेंट था नहीं, तो उसने बोला ये क्या किया तूने बता। अब देखो क्या बोल रहा है, द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज हेल्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल। आपने प्लांट को कौन सा मॉडल फॉलो किया है? कॉस्ट मॉडल। However, property which is owner occupied is revalued annually to fair value। लेकिन प्रॉपर्टी मतलब जो बिल्डिंग है उसको आप फेयर वैल्यू लगा रहे हो, मतलब आप रिवैल्यू कर रहे हो, मतलब उसको कौन सा मॉडल लगाया आपने? रिवैल्यूएशन मॉडल, राइट। चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड इन P&L बट यूजुअली इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप क्या कर रहे हो, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो, अब मुझे बताओ अगर मैं रिवैल्यूएशन करता हूं तो क्या कभी मैं P&L कभी मैं OCI में जा सकता हूं? कैसे? जब गेन होगा तो OCI, लॉस होगा तो P&L। समझ में आया? अच्छा अगर मैंने पहले गेन किया और बाद में लॉस हुआ तो पहले लॉस पहले सेट ऑफ करेंगे और बाद में एक्स्ट्रा लॉस इधर जाएगा, और सेम उल्टा भी करेंगे, राइट। मतलब मैं कभी P&L में जाता हूं, कभी मतलब लॉस हुआ तो P&L में जाऊंगा, गेन हुआ तो OCI में जाऊंगा, और कभी ऐसा भी होगा गेन होगा तब भी मैं P&L में जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले लॉस सेट ऑफ किया, राइट। तो उसका दिमाग घूम गया, क्या कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक को कॉस्ट फॉलो करता है, एक को रिवैल्यूएशन फॉलो करता है, राइट। लॉस अगर रिवैल्यूएशन भी कर रहा है तो कभी P&L में जाता है कभी OCI में जाता है, राइट। ऐसा उसका बोलना था। Also, the amount of depreciation charged on plant and equipment as a percentage of its carrying amount is much higher than the owner occupied property। वो बोल रहे हैं अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो प्लांट पे इतना परसेंटेज हाई लेता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, प्लांट की वैल्यू 1 लाख रुपीस, राइट। तूने इस पे डेप्रिसिएशन किया लेट्स से 10,000 रुपए, मतलब एक 10% हो गया, राइट।
बिल्डिंग की वैल्यू है लेट्स से 2 करोड़, ठीक है, इसकी लाइफ 50 साल है, 50 साल, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? क्या वापस करो, 50 साल, 2 करोड़ डिवाइड बाय 1 जीरो बढ़ गया आपका, 50 साल बोला मैंने, 4 लाख आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वो क्या बोल रहा है कि ये अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 10% आ रहा है, लेकिन ये कितना परसेंट आ रहा है? कितना आ रहा है देखो तो, सिर्फ 2%। तो बोलता है ये क्या कर रहा है तू? अगर मैं कैरिंग ऑन देखूं तो बिल्डिंग पे सिर्फ 2% चार्ज करता है, 10% चार्ज करता है, राइट? आगे another note states that property owned by ABC but rent out to others is depreciated annually and not fair valued। जो ओनर है हम, लेकिन उसको रेंट आउट किया है, तो इस पर उसको तो तुम फेयर वैल्यू लगाते ही नहीं हो, वो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन साल भर खेलते जा रहे हो, ऐसा क्यों? मिस्टर वाई इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ पीपी आइटम्स इन द अकाउंट्स। तू बराबर काम नहीं कर रहा है। अब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंड एस क्या बोलता है। तो इंड एस एक एक करके बात करता है। सबसे पहले वो बोलेगा क्लास ऑफ एसेट, उसको बोलेंगे प्लांट अलग है, बिल्डिंग अलग है, दोनों को अलग अलग मॉडल लग सकते हैं, एक को कॉस्ट लग सकता है, एक को रिवैल्यूएशन लग सकता है। समझ में आया? तो ये मैं बराबर कर रहा हूँ। मोर ओवर जो तू बोल रहा है पीएनएल और ओसीआई में, तो लॉस होगा तो मैं पीएनएल में जाऊंगा, गेन होगा तो मैं ओसीआई में जाऊंगा। इंड एस यही बोलता है, राइट? सब्सिक्वेंटली अगर प्रीवियस लॉस होगा और अभी गेन होगा तो मैं ओसीआई में नहीं जाऊंगा, पहले पीएनएल से लॉस सेटअप करूंगा, एनी बैलेंस रहेगा तो ओसीआई में डालूंगा, राइट? वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा अपने को, राइट? ये हो गया। अब ये तो हो गई दो बात, फिर वो परसेंटेज की बात करें। चल ठीक है, तेरी बात मान लिया, तूने ये सिखा दिया मेरे को, इंड एस सिखा दिया, तेरा परसेंटेज की क्या बात करेंगे? उसको बोलेंगे सर प्लांट की लाइफ कितनी, 10 12 15 साल, इसकी लाइफ 50 साल, फर्क है ना लाइफ में। तो सीधी बात है, तुम कंपेयर करोगे तो उसका परसेंटेज हमेशा कम आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ जनरली प्लांट से तो ज्यादा ही रहेगी ना, तो तुम परसेंटेज कंपेयर करोगे तो कहां से आएगा? ये सेकंड एक्सप्लेनेशन होगा। फिर उसने बोला ठीक है, अगर तू बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन कर रहा है तो फिर ये वाली बिल्डिंग को क्यों नहीं रिवैल्यू किया तूने? तो उसको बोलूंगा सर ये लेट आउट है, ये इंडिया 16 में कहां आता है, ये इंडिया 40 में जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको कॉस्ट पे फॉलो करो, उसको थोड़ी मैं रिवैल्यू का रिवैल्यूएशन लगा सकता हूं। समझ में आया? दीज आर द 3 एक्सप्लेनेशन व्हिच यू विल गिव टू द एमडी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या इंड एस 16 के हिसाब से लॉजिकल आंसर समझ में आया? पक्का समझ में आया? ओके, ठीक है। तो आइडियली एक क्वेश्चन बाकी है अपना, राइट? मैं चाहूँ तो इसको डिस्कस कर सकता हूँ या चाहूँ तो एंड भी कर सकता हूँ। अब बताओ क्या करें, खत्म कर दें? चलो आज खत्म कर ही देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, और अगेन इस पे प्रैक्टिकल पार्ट कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को, ठीक है? G Limited has 4 assets, each in different class under PPE. Assets 1 and 2 are revalued under previous GAAP. क्या रहता है GAAP? Generally Accepted Accounting Principles, that is AS basically. अपने लिए AS, बेसिकली वो पहले AS में था, पहले अकाउंटिंग से फॉलो करता है कि पहले AS अभी इंड AS चलता है। कैसे? टर्नओवर लिमिट क्रॉस किया होगा, 1415 वॉलंटरी, 1416 मैंडेटरी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैंडेटरी भी 500 करोड़, लिस्टेड कंपनी 2, फेज 2 1, फेज 2 याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ भूले नहीं अपन। चलो, एसेट्स 3 and 4 आर नॉट, मतलब उसको कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, कर सकता है क्या? 2 को रिवैल्यूएशन करता है, 2 को वो कॉस्ट करता है। अंडर प्रीवियस GAAP at 31st March, immediately prior to the entity's date of transition to Ind AS, मतलब जब वो ट्रांजिट किया इंड एस में, इट्स बैलेंस शीट इज एज फॉलोस। वो क्या बता रहा है तो अच्छे चेक करते हैं। कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन नहीं है, ये रिवैल्यूएशन है, ठीक है? तो उसका रिवैल्यूएशन कितना था? 5000, और एक्चुअली डेप्रिसिएशन कितना था? 1000, तो उसका नेट बुक वैल्यू कितना था? 4000, और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा था? 2500, राइट? तो बेसिकली उसका एसेट 1 की अगर हम बात करें उसके बैलेंस शीट में, तो उसका कॉस्ट कितना था या रिवैल्यूड अमाउंट कितना था? 5000। इसमें से वो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना शो कर रहा था? 1000, और उसका वैल्यू कितना था यहाँ पे? 4000, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना दिख रहा था? 2500। ये एसेट 1 की बात कर रहा है, एसेट 1, ठीक है? ये इसकी बात कर रहा है। अब मैं आगे रीड नहीं करूंगा, मैं नीचे एसेट 1 के बारे में बात करके आता हूँ, फिर अपन एसेट 2 3 4 के बाद जाएंगे। पहले ये एसेट 1 की बात कर रहा है। ऑन एडॉप्शन टू इंड एस, इट्स मैनेजमेंट डिसाइड्स द फॉलोइंग। अब एएस से मैं इंड एस में आया तो मैं वैल्यूएशन कैसे करूँ, वो भी तो देखना पड़ेगा। कंटिन्यू टू रिवैल्यू एसेट 1, और वो बोल रहा है एसेट 1 को रिवैल्यू करो। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 1 एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट अंडर प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो क्या बोल रहा है? इसको कंटिन्यू करो रिवैल्यूएशन पे। प्लीज बताइए क्या इंड एस रिवैल्यूएशन मॉडल एक्सेप्ट करता है, यस और नो? उसने क्लियरली बोल दिया ऊपर, ये सेपरेट क्लास है। क्या एक्सेप्ट करता है? यस। तो कहने से इसको कंटिन्यू रहने दो,
आज भी रिवैल्यूएशन सरप्लस रहना तो आज भी ये 4000 पे रहना तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, इसको नो चेंज, सिंपल। ओके, अब एसेट 2 की बात करें, अभी एसेट 2 की बात करें। एसेट 2 में क्या बोल रहा है, कॉस्ट कितना है 2000 बेसिकली रिवैल्यूएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 500, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1500, और रिवैल्यूएशन सरप्लस आज भी पड़ा है 500। तो लिख दो यहाँ पे एसेट 2 के बारे में, एसेट 2 के बारे में इसका रिवैल्यूड फिगर कितना है 2000, और इसका डेप्रिसिएशन कितना है 500, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1500, और इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना दिख रहा है 500। ठीक है, आगे वो क्या बोल रहा है एसेट 2 के बारे में। यूज द प्रीवियस वैल्यूएशन ऑफ एसेट 2 एज डीम्ड कॉस्ट। नाउ दिस इज समथिंग जो आपने अब तक पढ़ा नहीं है। नाउ व्हाट डू मीन बाय डीम्ड कॉस्ट? डीम्ड कॉस्ट ये बोलता है कि जो आपका आज का बुक वैल्यू है उसको ही कॉस्ट मान लो, मतलब इन शॉर्ट फेयर वैल्यू को ही कॉस्ट मान लो, अभी खत्म, राइट। मतलब यहाँ से आगे आप ये नहीं बोलोगे रिवैल्यूड है, मैं इसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहता हूँ, उसको डीम्ड कॉस्ट फॉलो, मतलब यहाँ से आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहता हूँ। एंड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन अंडर इंड AS। क्या मैं एसेट 2 को कॉस्ट मॉडल में ले सकता हूँ? यस, जैसे ही मैंने उसको कॉस्ट मॉडल में ले लिया, दिस 2000 बिकम्स द डीम्ड कॉस्ट। यहाँ से आगे यही कॉस्ट है, क्योंकि अब उसने क्या बोला था, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, राइट। क्या ये मेरे रिवैल्यूड था? अब मुझे बताओ, आपको मालूम था क्या इसका कॉस्ट पहले कितना था? वो तो रिवैल्यूएशन कर चुका है ना। यू नेवर नो इसका कॉस्ट कितना था, कब खरीदा था ये भी नहीं पता, तो ये मेरे लिए डीम कॉस्ट है। ये मेरे लिए क्या है, डीम कॉस्ट। तो बेसिकली इट विल बी वैल्यूड एट 2000। अब अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को जगह देनी चाहिए बैलेंस शीट में? नहीं, नहीं देनी चाहिए। अब बताइए ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाएगा? विल इट गो टू P&L, या इसको डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे? क्यों क्यों? याद करो, याद करो, एक पॉइंट एक बोला था, एक वर्ड प्रॉपर दिया था मैंने, वो वर्ड की तलाश है, मुझे सिखाया था मैंने ये। उसे है कि दो पार्ट्स रहता है, एक रहता है आर और एक रहता है एनआर। आर क्या था, रिक्लासिफाइड टू P&L, एंड एनआर क्या था, नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L। और अपन इंड AS 16 में है ना, इंड AS 16 बोलता है PPNR है। एनआर है मतलब इसका प्रॉफिट कभी भी वापस P&L में नहीं जाएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस रह भी नहीं सकता है, क्योंकि तुम बोल रहे हो उसको कॉस्ट पे फॉलो करना है। तो यही मेरा डीम कॉस्ट है, ये क्या बन जाएगा, डीम्ड कॉस्ट बन जाएगा। अगर ये डीम कॉस्ट है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, यू वांट टू फॉलो विच मॉडल, कॉस्ट मॉडल, तो फिर ये 500 हटाना पड़ेगा, तो आपको 500 को यहीं के यहीं रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, इफ द एंटिटी वांट्स टू फॉलो द कॉस्ट मॉडल, the revalued figure will be treated as the deemed cost and there is no need of revaluation surplus, it should be transferred to retained earning। खत्म, clear? This is the sentence which you need to write। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पे क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट कितना है 4, डेप्रिसिएशन 2 और 2, क्या एसेट 3 को वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था पहले? यस। एडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूएशन, अब वो बोल रहा है इसको रिवैल्यूएशन लगाओ। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 3 एट द एंटिटीज डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 5000। प्लीज बताइए क्या आप इसको 5000 पे लेके जाओगे? कितना रिवैल्यू करेंगे? आज के लिए 2000 दिख रही है इसकी, कितना रिवैल्यू करेंगे 3000, तो रिवैल्यू इट बाय 3000 बाय शोइंग अ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 3000। इज द पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ओके, ये वाला डीम्ड कॉस्ट समझ में आया क्या? डीम्ड कॉस्ट, द फेयर वैल्यू इटसेल्फ इज द डीम्ड कॉस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट फोर्थ, कंटिन्यू टू यूज द पॉलिसी ऑफ कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 4। कहने से जो बोल रहा है वही करते जाओ। कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहता है वो? कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, राइट। ये भी कॉस्ट पे था, लेकिन इसके अंदर भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्यों दिया उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस? फिर फॉलो तो कॉस्ट, अच्छा सॉरी ये टोटल, आई एम सो सॉरी। कहने से उसको सेम जो बोल रहा है उस पर कंटिन्यू करो, राइट। तो जो चल रहा है वो चलने दो कॉस्ट पे। चारों का चीज़ समझ में आई क्या? बस इतना ईजी था। प्लीज़ बताओ एसेट 1 पे क्या बोला उसने? जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कहने से जैसे लिखा है वैसे चलने देंगे, इट विल बी कंटिन्यू टू शो रिवैल्यूएशन सरप्लस। सेकंड को उसने बोला नहीं नहीं यार मेरे को रिवैल्यूएशन नहीं कॉस्ट फॉलो करना है, कर सकता है क्या? पहले रिवैल्यूएशन था, अभी कॉस्ट पे फॉलो करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, डीम कॉस्ट। और फिर जब कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, रिवैल्यूएशन सरप्लस जगह नहीं रहनी चाहिए, इट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। थर्ड वाला उसने बोला कॉस्ट है लेकिन अब उसको रिवैल्यू करना है, तो रिवैल्यूएशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। तो आप 2000 को 5000 पे लेके जाओगे, कितना रिवैल्यूएशन करोगे 3000। एंड द लास्ट वन जो कॉस्ट है वो बोला है कॉस्ट को कॉस्ट चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ को बोला है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये रिवैल्यूएशन था उसने उसको कॉस्ट पे डाल दिया, ये कॉस्ट था उसने उसको रिवैल्यूएशन में डाल दिया। कर सकते, करना पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। समझ में आया? दिस इज इंड AS 16। प्रैक्टिकली की बात करें, प्रैक्टिकल की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे? एक वो डीकमीशनिंग वाला, राइट, एक वो टोटल कॉस्ट वाला है, याद है टोटल कॉस्ट वाले। और बेसिकली ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट मान जाते हैं। रिवैल्यूएशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया आपको, राइट।
कोई भी अगर क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी है क्या? ऐसा मत बोलना जाने का टाइम आ गया तो बस सर अब जाने का। ओके, अब क्योंकि वीकेंड है राइट, थोड़ा टाइम निकालना इंड AS 16 के लिए, एक बार क्वेश्चन देख के निकालना, एक पेन पेपर और कैलकुलेटर लेके बैठना, रफ में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना और चेक करना सब आ रहा है क्या। एक बार सारे क्वेश्चंस गो थ्रू जरूर कर लेना। मैं ऑब्वियसली 35 क्वेश्चंस हैं, एक एक सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू करने बोल रहा हूँ। सिर्फ चेक करो कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, उतना करोगे उतना काफ़ी है। कुछ क्वेरी आता है, नेक्स्ट सेशन पहले क्वेरी लूंगा, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट इंड AS पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, विल स्टॉप फॉर टुडे।